सभी को मेरा नमस्कार। प्रत्येक शुक्रवार की तरह आज हम एक नया व्याख्यान लेके आप सभी के सामने उपस्थित है। आज का व्याख्यान 450वां व्याख्यान है और इस समय पर मैं आज से पूर्व के और आज के डॉक्टर भरत पढ़ार सर सभी स्पीकर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपके सहयोग के बिना ये मुकाम बिल्कुल नहीं आ सकता था। आपने जो समर्पित भाव से अपने ज्ञान का आहुति में प्रयोग किया और इतने सारे लोग लाभान्वित हुए। बहुत अच्छे हमने क्वेश्चन आंसर सेशन देखे और इस प्लेटफॉर्म को जो हमने कहीं ना कहीं विश्वाद्य परिषद के बैनर के तले ये सोचा था कि अनेक श्रेष्ठ वैद्य निर्माण हो और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे स्कॉलर्स कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइडर बने, नहीं के जॉब सीकर, है ना। तो ये एक हमारा उद्देश्य था और उसके लिए मैं अनेक चिकित्सक जो डॉक्टर मयूरी निगम के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशंस को कई बार तो डॉक्टर निर्मल अलोदरिया को मैं कोट करना चाहूंगी कि मुख्य लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर सेशन को भी बहुत बढ़िया बना दिया। तो विश्व आयुर्वेद परिषद अनेक कार्य करता है, उनमें से एक है अच्छे चिकित्सक श्रेष्ठ वैद्य निर्माण करना और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद भारत के लोगों की पहली चॉइस बने और उसमें अनेक लोगों के योगदान से 2015 21 नवंबर से शुरू हुई यात्रा आज 2024 में अनवरत 9वां साल चल रहा है और मैं सभी स्पीकर्स के लिए, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए नतमस्तक हूँ कि आपका सहयोग रहा और ये एक अनवरत यात्रा हमारी चलती रही। तो आज का टॉपिक है हमारा डॉक्टर भरत पढ़ार सर प्रेजेंट करेंगे जो वर्तमान समय में यहाँ सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में कार्यरत है। चिकित्सा डिपार्टमेंट में आप अभी कार्यरत है और आपने अपनी एमडी की पढ़ाई वहाँ जामनगर, पहले आईटी जीटीएन आरए और अभी वर्तमान समय में इटरा आईटी आरए से जामनगर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से पूरी की है। आप पीएचडी भी उसी संस्थान से हैं और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ जयपुर में हुई और आपका अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे पीयर रिव्यूड जर्नल्स, इंटरनेशनल और नेशनल आर्टिकल्स में बहुत सारे कैंप और बच्चों के बीच में भी आपकी अग्नि चिकित्सा, अग्नि असेसमेंट बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैंने दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये कहते हुए सुना है कि हम पहले इस तरीके से पेशेंट के ऊपर नहीं देखते थे। तो सर यहाँ जयपुर में आने के बाद हमने इतना डिटेल करना शुरू किया है। तो आज का टॉपिक है प्रिवेंटिव एंड प्रेडिक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदा ट्रीटमेंट थ्रू न्यूली डेवलप्ड एंड साइंटिफिकली वैलिडेटेड जठराग्नि बल असेसमेंट टूल। तो ये आज का आपका टॉपिक है और मैं एक बार अपने आज के कार्यक्रम 450वां कार्यक्रम है जिसके लिए अपने सदस्यों का भी एक बार आपके सामने परिचय रखना चाहूंगी। एक बार मैं देखती हूँ कि डॉक्टर भुवनेश जी शर्मा, डॉक्टर विष्णु चौधरी जी निया शिलोंग से और डॉक्टर समीदा, डॉक्टर भरत सर और डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी भाई साहब, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर CR यादव जी, अभी तो नाम दिखा था, अभी आगे पीछे शायद मेरे से छूट गया। हाँ जी बिल्कुल, विष्णु जी के नीचे ही है। डॉक्टर CR यादव जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी, शारीरिक क्रिया विभाग, आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है और सभी अपने पार्टिसिपेंट्स और विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी कार्यकर्ता, एक आध नाम छूट जाए तो कोई क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसे मत सोचिएगा कि नहीं लिया गया नाम और पहले से ही मैं क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ। तो सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज के जो हमने कार्यक्रम में आदरणीय दिनेश जी भाई साहब जो राष्ट्रीय पालक कार्यकर्ता है, जो आप RSS
कांग्रेस का एक संगठन है, ग्राम सेवा प्रकल्प संगठन है, जिसमें आप अभी राष्ट्रीय मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाई साहब बता रहे थे कि उनको समय मिलेगा तो वो ज्वाइन करेंगे और हमें आशीर्वचन देंगे और हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। हमें समय समय पर आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है और हम उससे लाभान्वित होके अच्छी जर्नी इस कार्यक्रम में भी कर पाते हैं और दूसरे भी सेवा कार्य कर सकते हैं। आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपनी अनुमति दी और आप यहाँ भी अभी पधारेंगे। इसके बाद हमारे संरक्षक जी योगेश जी मिश्रा जी भाई साहब, आप प्रिंसिपल रहे बरेली में, यूपी में राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में आपने प्रिंसिपल पद पर कार्य किया। अभी आप सेवानिवृत्त है और हमारे संरक्षक, विश्व आयुर्वेद परिषद के संरक्षक के रूप में आप हमें आशीर्वचन देते हैं और हमेशा फोन करके एक प्रेरणा देते रहते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और हम आपके आकांक्षाओं के अनुरूप कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश करते हैं। और बीच में भी आप हमें ऊर्जावान बनाए रखने के लिए भी हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। आपने भी अभी शायद ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, भाई साहब से कल तो बात हुई थी, तो अभी पधारेंगे, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आने से पहले ही आपका आने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रही हूँ। और अंत में राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री जी डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। वैसे हम सबका मिला जुला ही प्रोग्राम है, सभी विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि हम हमेशा संगठन में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या राष्ट्र सेविका समिति हो या अपना कोई भी प्रकल्प हो, हमेशा हम कहते हैं कि हम एक कार्यकर्ता है और एक कार्यकर्ता का ही निर्माण की प्रक्रिया कहीं ना कहीं हम पूरे संगठन में, जो विविध संगठन है उसमें करते हैं। और अंत में हमारा उद्देश्य रहता है व्यक्ति निर्माण, क्योंकि एक व्यक्ति जब बहुत बढ़िया होता है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत बार कहती हूँ कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का जो स्टूडेंट है वो तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर ही लेगा, है ना, कोई उसमें शंका को स्थान ही नहीं है, मगर एक अच्छा व्यक्ति निर्माण करने के माध्यम से हम एक अच्छा पुत्र, अच्छा पिता, अच्छा पति, अच्छा चिकित्सक तो है ही है भाई, है ना। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं और वो व्यक्ति निर्माण कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए, वो सुदृढ़ बनाने के लिए, चाहे वो कोई भी आयाम में हो, वो कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाता है। तो इस तरीके से हम सभी कार्यकर्ता तो है ही। तो मैं सुरेंद्र जी भाई साहब का परिचय दे रही थी कि आप डीओ के पद से यूपी उत्तर प्रदेश से आपका अभी उसमें से सेवानिवृत्ति हुई। आप हमारे अभी विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री है, समय समय पर आप बात होती रहती है और आप जो नई नई विधाओं के माध्यम से एक संगठन को रेगुलराइज करने की बात करते हैं, भी हमने इस तरीके से इसको व्यवस्थित किया और कहीं ना कहीं हम आगे बढ़े और आयुर्वेद भारत के लोगों की पहली चॉइस बने और हम बहुत सारे आयुर्वेद के सक्षम आयाम लोगों के सामने ला सके। और भाई साहब, आज इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने हमारा उत्साहवर्धन किया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पधारे हैं। मैं सबसे पहले आज के स्पीकर्स डॉक्टर भरत पठार जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आज का जो अग्नि बल, जठराग्नि बल असेसमेंट के ऊपर आप अपना व्याख्यान दें। और मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, मैं समझती हूँ कि रोगः सर्वेऽपि मन्देषु, अगर ये हम कर लेते हैं तो चिकित्सा में बहुत सटीकता आ जाती है। ऐसा मुझे मेरे 26 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस से लग रहा है कि जठराग्नि बल बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओवर टू यू डॉक्टर भरत पठार जी। नमस्कार मैम, एम आई ऑडिबल मैम? जी जी, आप ऑडिबल। नमस्कार and good evening to everyone. Respected Dr. Surendra Chaudhary sir, Professor Mahesh Vyas sir, Dr. C.R. Yadav sir, Organizing Secretary of this lecture series Dr. Hetal Dave ma'am, Dr. Baldev Kumar Dhiman sir, former Vice Chancellor Sri Krishna Ayush University, Haryana, faculty members of National Institute of Jaipur. भरत जी, एक
अपने प्रजापति जी भी उपस्थित हैं इधर। ओके ओके सर। सॉरी डॉक्टर साहब, हाँ मैंने एक बार हाँ देखा मगर मुझे लगा कि सर यस। आएंगे हाँ तभी परिचय तो करवाऊंगी। मैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया एक बार। अच्छा, ठीक है, मैं सर कर रही हूँ जी जी जी। ओके। क्षमा करिएगा। आज के हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर प्रजापति जी, आप रसशास्त्र और वैसेज कल्पना में आपने 98 में हम सब भी साथ में ही आए थे, ऐसा लगता है कि बिल्कुल। और आपका सूर्योदय स्वभाव भी हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम में से एक। तो सबसे पहले 98 में आपने जयपुर में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया, उसके बाद आपने जामनगर में एज ए रीडर अपना आपका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद न्यू दिल्ली अय्या में आप रसशास्त्र एवं वैसेज कल्पना में अपनी सेवाएं दी, और अभी वर्तमान समय में कुलपति पद पर जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के आप कुलपति पद को शोभायमान कर रहे हैं। और मैं आज के कार्यक्रम के लिए आपने अपनी सहमति दी, इसलिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपका धन्यवाद भी करती हूँ। और अभी मुझसे रह गया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि भाई साहब आप मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद। मैं मेरे परम आदरणीय गुरुजी डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति सर का इंतजार कर रहा था। सर हमारे पीजी के टीचर रहे और अभी वर्तमान में सर कुलपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। तो आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। As we know that this is the era of evidence-based medicine. Our Honorable Prime Minister as well as WHO and mostly the scientific community ask for the evidence. And this is our duty for global acceptance of the Ayurveda to generate the evidence. When we talk about the evidence related to the clinical medicine, the issue is that whatever the clinical trials we are conducting, mainly it is not getting translated into the practice. The reason behind is that whatever the methodology we are using for the clinical trial, it is mainly we are copying the methodology of Western medicine. The Western medicine main purpose is to generalize the medicine. They give same medicine for same target molecule or for specific disease. But in Ayurveda, there is individualized approach. There is personalized approach. As we say in Sanskrit, Purusham Viksaya approach. And therefore, whatever the medicine we are giving for single disease, single medicine, this approach fails. And therefore, whatever the research we are doing, it cannot help or it is not helping to the practitioners. And therefore, there is a big gap between the practitioners and researchers. I can recall the days of Jamnagar. जब हम पीजी में थे तब गुरुवार को थर्सडे के दिन वहाँ सेमिनार होते थे और सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी पीजी पीएचडी स्टूडेंट्स इसमें बहुत ही अच्छा संवाद करते थे, चर्चा विचारणा करते थे। उस टाइम पे मैं लेट प्रोफेसर एमएस बघेल सर उस टाइम के डायरेक्टर थे, उनको याद करना चाहूंगा कि सर ने एक बार हम लोगों को बताया था, हम डिस्कस कर रहे थे कि सर हम जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लिनिकल ट्रायल के लिए यूज कर रहे हैं, आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या सर वो आयुर्वेद के लिए उपयोगी है? तो सर बताते हैं कि बिल्कुल उपयोगी नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही बोलना कि उपयोगी नहीं है वो सफिशिएंट नहीं है। आपको यदि लग रहा है उपयोगी नहीं है तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर ओन क्राइटेरिया। हम खुद बना सकते हैं। वेस्टर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स थे, उनको जो आवश्यकता थी उन्होंने अपने हिसाब से बना लिया। यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए वो सुटेबल नहीं है तो आप अपने हिसाब से बनाओ। सिर्फ कंप्लेन करना ठीक नहीं है, वो आप हम इससे कुछ आयुर्वेद को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। और वो शब्द मुझे याद है जब मैं जयपुर में आया तो इसके बाद भी सर ने मुझे एक दो बार बोला था कि भरत, नाउ यू आर टीचर एंड यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग कुछ आयुर्वेद के लिए करें। तो मेरे माइंड में भी था कि यदि भगवान ने मुझे एक मौका दिया है तो हम कुछ ऐसा करें कि आयुर्वेद की जो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है इसको रिसर्च के फॉर्म में लाने की कोशिश करें। क्योंकि आरसीटी अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो सभी लोग मानते हैं कि इससे हम आयुर्वेदिक ड्रग को टेस्ट नहीं कर सकते, वैलिडेट नहीं कर सकते हैं और हम क्लिनिशियन को उपयोगी नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो नया ऑप्शन क्रिएट करने के लिए हमने एक टूल बनाने की कोशिश की कि हम पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट
प्रोटोकॉल को एक रिसर्च में कैसे ले आए। इसके लिए हमने लिटरेचर रिव्यू किया और पता चला कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसको एज ए फिजिशियन व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट वी शुड कीप इन आवर माइंड। और हमने रिसर्च के साथ साथ जो भी क्लिनिशियन थे उनसे भी डिस्कस किया। तो लिटरेचर रिव्यू एज वेल एज जो हमारे रिसर्चर हैं, हमारे क्लिनिशियन हैं, सबके साथ डिस्कस करने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान और विकार समोत्थान, यदि 3 चीजों को हम अच्छे से समझ सकते हैं तो हम हर एक व्यक्ति में 3 चीजों को एसेस करके निदान, परिवर्तन, प्रकृति विघात और प्रकृति स्थापन से मैथमेटिक्स की तरह हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक को और थोड़ा सा डिटेल में गए और पाया कि इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो अग्नि है। तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत, जो पर्सनल ट्रीटमेंट की शुरुआत, जी मैम स्लाइड्स डाउन नहीं हो रही है, फर्स्ट ही पे बोल रहे हैं क्या? हाँ, अभी तो फर्स्ट ही है मैम। ओके सॉरी सर, वरना कई बार ऐसा लगता है ना अच्छी स्लाइड्स छूट जाती है, सॉरी जी। फर्स्ट ही। तो इसीलिए हमें लगा कि सबसे पहले हम शुरुआत अग्नि से करें, क्योंकि अग्नि के बारे में जब हम देखेंगे तो आयुर्वेद में बताया कि सारम एतत् चिकित्सायां परम अग्नेश्च पालनम। पूरी चिकित्सा का जो सार है ना वो अग्नि का पालन है। The ultimate aim of treatment is to maintain the normal function of अग्नि। और दोष पर प्रकोप है, इसका प्रशमन है, वो सब अग्नि के ऊपर डिपेंडेंट है। सम प्रकोपोस्य दोषानाम सर्वेषाम अग्नि संसितो। इसीलिए हमें लगा कि दोष, धातु, मल इत्यादि को एसेस करने से पहले यदि हम अग्नि को एसेस कर लें, और यदि हम असेसमेंट नहीं कर पाते तो इसको ट्रीट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो पहला हम असेसमेंट के लिए कुछ क्वांटिफाइड क्राइटेरिया बनाए जिससे हम ट्रीटमेंट में एज वेल एज रिसर्च में इसका उपयोग कर सकें। और अग्नि एक ऐसा फैक्टर है कि जिसके बेस पे दोषों का प्रकोप और प्रशमन है, इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। डिसीज का प्रोग्नोसिस है वो भी अग्नि के ऊपर डिपेंडेंट है। जब हम पंचकर्म करवाते हैं तो स्नेह इत्यादि की मात्रा है वो भी अग्नि के ऊपर डिपेंडेंट है। आहार की मात्रा है, औषध की मात्रा है, सब अग्नि के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आतुर का बल है वो भी अग्नि के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कोई भी रोगी में कोई एक बीमारी सुख साध्य होगी, कष्ट साध्य होगी कि असाध्य होगी, वो भी अग्नि के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत बार हम जब इंद्रिय स्थान में पढ़ते हैं तो वहां पे बलक्षय की बात आती है, तो वो सब अग्नि के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए हमने पहली कोशिश की कि अग्नि को टारगेट करते हुए, अग्नि को क्लिनिकल प्रैक्टिस में, रिसर्च के एस्पेक्ट में लाते हुए कैसे हम इसको क्वांटिफाई करें और इसको मेजर करें। तो मेरे पीजी स्कॉलर डॉक्टर रेखा सिंह ने इसके लिए काम किया है, तो मैं इसको भी एक्नॉलेज करना चाहूंगा। बाकी आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय, प्रभा, ये सब चीजें और बाकी की जितने भी अग्नि वो सब जठराग्नि के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसीलिए हमने जठराग्नि को प्राइम इंपॉर्टेंस देते हुए इस रिसर्च वर्क को किया था। इसमें मुख्य रूप से जो हमने मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की थी, इसमें सबसे पहले हमने प्रिलिमिनरी टूल प्रिपरेशन किया था जिसमें क्वेश्चनियर बनाई जो जठराग्नि बल एसेस करने के लिए शास्त्र में जीर्ण आहार के लक्षण बताए हुए हैं, वो कितने समय में मिल रहे हैं, इसको फोकस करते हुए हमने प्रिलिमिनरी क्वेश्चनियर बनाई। इसके बाद एक्सपर्ट रिव्यू करवाया हमने, जो आयुर्वेद के रिनाउंड इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि ITR जामनगर है, वहाँ के एक्सपर्ट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली, गोवा, BHU एज वेल एज चौधरी ब्रह्म प्रकाश जैसे बड़े संस्थानों के जो रिनाउंड प्रैक्टिशनर्स हैं, वहाँ के फैकल्टीज हैं, उनको हमने ये जो हमारा प्रिलिमिनरी टूल था उनको एक्सपर्ट रिव्यू के लिए भेजा और उनके जो सजेशन आए उसके सजेशन के अकॉर्डिंगली हमने टूल को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसको रिफाइन किया। और रिफाइन करने के बाद फिर हमने कुछ पेशेंट हेल्थी इंडिविजुअल के ऊपर इसकी पायलट स्टडी की। पायलट स्टडी करने के दौरान हमें जो कुछ दिक्कतें आई इसको हमने सॉर्ट आउट किया और फर्दर रिफाइनमेंट टूल का किया। जो फाइनल हमारा टूल था, इस टूल का हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी की, अपेरेंटली हेल्दी 120 लोगों के ऊपर वो स्टडी की गई। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। और फिर इसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने क्लिनिकल स्टडी की। तो इस टूल को हमने पायलट स्टडी के बाद इसकी रिलायबिलिटी टेस्टिंग की, जो क्रॉनबेक अल्फा से की। इसके बाद कंटेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश होने के बाद कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को भी हमने एस्टैब्लिश किया। तो एक अच्छे टूल को साइंटिफिकली यूज करने के लिए जो भी इसकी क्वालिटीज चाहिए, सभी क्वालिटीज इस टूल को प्रोवाइड करने की हमने पूरी कोशिश की है, जिससे साइंटिफिक कम्युनिटी में इस टूल का उपयोग हो पाए। ये टूल जब हमने बनाया तो फाइनल वर्जन इस टूल का कैसा था, इसके बारे में एक बार हम देखते हैं।
जिसका उपयोग हमने फर्दर डेटा कलेक्शन के लिए किया था। इस टूल में सिर्फ क्वेश्चनरी नहीं है, इसमें हमने एक उपयोगकर्ता विवरणी का यूजर मैनुअल बनाया है। जैसे हम कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई नई चीज खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज खरीदते हैं, तो इसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है कि इसको उपयोग कैसे करना है। तो वो एक हमने उपयोगकर्ता विवरणी का बनाया। इसमें पूर्व तैयारी क्या करनी है, परीक्षण के दौरान क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका उत्तर कैसे देना है, वो सब क्वेश्चन है। इसको डिटेल में एक एक चीज को समझाया है कि व्यक्ति आसान से आसान भाषा में समझ जाए कि हम क्या पूछना चाहते हैं। कई बार ये होता है कि हम पूछना कुछ चाहते हैं और पेशेंट बताता कुछ और है। तो हर एक व्यक्ति हमें वही आंसर दे जो क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत डिटेल में समझाया है। वो समझने के बाद ही पेशेंट को क्वेश्चनियर दी जाता है, जिससे वो अच्छे से आंसर दे पाए। ये बायलैंग्वेज था, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो ये पहले क्वेश्चन के बारे में और पूर्व तैयारी के बारे में। इसके बाद जो पार्ट आता है वो क्वेश्चनियर का है। इसमें शुरुआत में हमने डेमोग्राफिक डिटेल्स पेशेंट के लिए, इसके बाद ये है इसके जरण शक्ति का आकलन किया पेशेंट का। तो टोटल इसमें 5 क्वेश्चन है। पेशेंट को जैसे भोजन करने के बाद इसको क्लियर बेल्चिंग्स कब आते हैं, विदाउट टेस्ट और स्मेल और पेन और विदाउट बर्निंग सेंसेशन। तो इसमें हमने घड़ी का चित्र दिया हुआ है। व्यक्ति को जब भी टाइम खाना खाया है उस टाइम पे उनको सिर्फ घड़ी के चित्र पे उनको पॉइंट कर देना है या इसको मार्क कर देना है, और फिर जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है वो बगल वाली जो दूसरी घड़ी है इसमें कब मिला वो इनको कर देना। बस इतना ही पेशेंट को करना है। बाकी की सब प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिकली हम इसको एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका स्कोरिंग हम कर सकते हैं। तो कोई भी पार्टिसिपेंट है जो अपना अग्निबल एसेस करवाना चाहता है वो इस घड़ी को देखते हुए अपना जो भी टाइम पे उनको लक्षण मिला हो और जिस टाइम पे खाना खाया वो सिर्फ मार्क कर दे। फिर जो क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिले इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने इसको एक स्कोर असाइन किया हुआ है। ये स्कोर कैसे असाइन किया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग आवर्स के लिए हमने 1 से लेकर 25 तक का स्कोर असाइन किया है। और जब हमें एवरेज स्कोर मिलता है तो इस एवरेज स्कोर को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो यहाँ पे लिखा है कि व्यक्ति का जो भी टोटल एवरेज स्कोर आएगा इसको हम तीक्ष्णतम, तीक्ष्णतर, तीक्ष्ण, सम, मंद, मंदतर और मंदतम इतने प्रकार के अग्नि में इंटरप्रेट कर सकते हैं। या तो हम इसको अवर बल, मध्यम बल और प्रवर बल में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, या सिर्फ हम स्कोर में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार का डाटा इस टूल से मिलेगा। हमें जैसी आवश्यकता है इस प्रकार हम इसको यूज कर सकते हैं। यदि हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं तो हम जो ऑर्डिनल स्कोर है इसी को यूज करेंगे। यदि हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर रहे हैं, इसमें बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो हम मध्यम मंदतम, मंदतर इत्यादि का उपयोग करेंगे। और हम सुपरफिशियली एक छोटी सी ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर रहे हैं तो ओवर, मध्यम और प्रवर बल का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क अभ्यवरण शक्ति असेसमेंट का भी किया है, जिसमें हमने जितने भी कॉमन रूटीन डायट्स हैं इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो किस कंपोनेंट से बना हुआ है, इसकी 3 अलग अलग साइज हमने रखी हुई थी, इसके मॉडल्स भी बनाए थे। फिर वो फूड कैसा फ्रेशली प्रिपेयर्ड है या 3 घंटे पहले बनाया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली इसकी गुरुता, इसकी स्निग्धता, इसकी शीतता, ये सबको ध्यान में रखते हुए इसका स्कोर दिया कि द्रव्य जितना स्निग्ध ज्यादा होगा, जितना शीत होगा, जितना गुरु होगा, इतना इसका स्कोर L6 मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमने L1 to L6 दिया हुआ है। और फाइनली हम मात्रा के साथ साथ गुरु, लघु इत्यादि गुणों को ध्यान में रखते हुए भी हमने बहुत सारे इसमें वैरायटीज हमने फूड की ली हुई है। अकॉर्डिंग हमने एक अभ्यवरण स्कोर निकाला। तो ये हमारा अभ्यवरण स्कोर है, वो हमें सर्वग्रह और परिग्रह दोनों चीजें बताता है। ये इसकी ब्यूटी है कि सिर्फ क्वांटिटी नहीं, कई बार क्वांटिटी कम है लेकिन बहुत स्निग्ध भोजन है तो वो हमारा जो टूल का असेसमेंट वो गलत हो जाता है। तो यहाँ हम क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। बोथ टाइप ऑफ assessment we can done. So this is about the final tool what we have used for our further study. इस टूल को हमने उपयोग किया था इसको वैलिडेट करने के लिए। हमें बाद में देखना था कि हमने जो टूल बनाया वो टूल रियल में रिलायबल है कि नहीं, ये टूल वैलिड है कि नहीं। एक्चुअली किसी भी नए डायग्नोस्टिक टूल होता है इसकी 2 चीजें देखी जाती है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो टूल
जिस चीज को मेजर कर रहा है वो रिपीटेडली सेम मेजर कर रहा है या वो बार बार बदल रहा है, और वैलिडिटी है कि वो कितना एक्यूरेटली किसी भी चीज को मेजर कर रहा है। तो हमने एक्यूरेसी ऑफ द टूल एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द टूल दोनों मेजर करने के लिए रिलायबिलिटी टेस्टिंग के साथ साथ में हमने वैलिडिटी भी की। तो रिलायबिलिटी टेस्टिंग के लिए हमें कुछ डाटा चाहिए था, तो इसके लिए हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी की, और इस क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हमने 120 120 पार्टिसिपेंट को जो अपरेंटली हेल्थी इंडिविजुअल थे इसको इस स्टडी में एनरोल किए, और टोटल जो पेशेंट थे इसको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। जैसे 20 से 30 साल के 30 पेशेंट लिए, 31 से 40 साल के 30 पेशेंट लिए, तो हर एक एज ग्रुप जो एक डिकेड है सबको समान वेटेज दिया, जिससे कोई डाटा में बहुत बड़ा मेजर चेंजेस ना आए, क्योंकि कई बार एज का भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो सभी एज ग्रुप को हमने इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए इसमें एनरोल किया। फिर इसके बाद हमने पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट ली। इन्फॉर्म कंसेंट के बाद हमने जो जटराग्नेबल असेसमेंट टूल बनाया है इसका उपयोग करते हुए पहले हर एक पार्टिसिपेंट को हमने यूजर मैनुअल दिया, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद उनको समय दिया गया कि यदि आप इसमें कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो आप हमें पूछ सकते हो। उनकी क्वेरीज को हमने सेटिस्फाई किया, और इसके बाद जो भी टूल में क्वेश्चन रियल में क्वेश्चन थे जिसका उपयोग करना था वो रोगी ने इसका पार्टिसिपेंट ने इसका आंसर दिया। जटराग्नेबल एसेस होने के बाद फिर हमने उनका उसी दिन सुबह में ब्लड सैंपल भी कलेक्ट कर लिया था, और ब्लड सैंपल मोस्टली जो इसका मेन पर्पज हमारा था वो फास्टिंग ब्लड शुगर इसका एक चेक करना था, और दूसरा लिपिड प्रोफाइल। हम ये भी जानना चाहते थे कि जठराग्नि का यानी कि हमारा जो डाइजेशन है इसका मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, और इसको क्या लिंक है। यदि लिंक है तो इसको हम कैसे प्रैक्टिस में उपयोग कर सकते हैं जठराग्नि बल को विभिन्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। तो एक वो हाइपोथेसिस लेकर हम चले थे, और इसीलिए ये टेस्ट भी हमने करवाया। तो जो भी डाटा हमें मिले लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के, अग्निबल के और डेमोग्राफिक डिटेल्स थी, वो हमने गूगल शीट में इसको एंटर किया, जिससे हम फर्दर इसके एनालिसिस कर पाए। जब हमें 120 पेशेंट का डाटा मिल गया तो इसके बाद हमने इसका जो एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिटिक टूल्स है इसका उपयोग किया। जो टूल था इसकी रिलायबिलिटी टेस्टिंग चेक करने के लिए हमने क्रॉनबेक अल्फा का यूज किया, और क्रॉनबेक अल्फा है वो किसी भी स्टडी में जो टूल की इंटरनल कंसिस्टेंसी है इसको एसेस करता है, तो इसका हमने उपयोग किया। फिर हमने कोरिलेशन एनालिसिस किया है, जिसके लिए स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज किया, और इसका मेन पर्पस ये था कि जठराग्नि बल का लिपिड लेवल के साथ एज वेल एज जठराग्नि बल का फास्टिंग ब्लड शुगर के साथ क्या रिलेशन है, क्या एक के बढ़ने से दूसरे के ऊपर क्या इसकी इफेक्ट आ रही है, तो जिससे हम फर्दर प्रेडिक्शन कर पाए, वो एक मेन पर्पस था, इसलिए हमने कोरिलेशन एनालिसिस भी किया। फिर तीसरा था कि इस टूल को हम क्लिनिकली कैसे उपयोग में ला सके। तो क्लिनिकल यूटिलिटी को एसेस करने के लिए हमने जो फास्टिंग ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल का जठराग्नि बल के जो अलग अलग स्टेटस और स्ट्रेंथ थे इसमें क्या वेरिएशन आ रहा है, इसको हमने वन वे एनोवा से और कम्प्लीमेंटेड बाय पोस्ट ऑप टेस्ट थे, इससे हमने इसको एसेस किया, और इसमें हमने p लेस देन 0.05 को थ्रेशोल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू रखा था। हमें क्या रिजल्ट मिले इसके बारे में देखते हैं। तो जो भी हमने 120 पार्टिसिपेंट एनरोल किए थे इसमें से 41% फीमेल थे और 59% पार्टिसिपेंट मेल थे। जब हम एज वाइज अग्नि देखें जठराग्नि बल असेसमेंट टूल से, जब हमने अग्नि को एसेस किया तो हमने मंदतम, मंदतर, मंद, सम, तीक्ष्ण, तीक्ष्णतर एंड तीक्ष्णतम कैटेगरी मिली। तो जो टोटल 18 पेशेंट थे इसमें हमें मंदतम अग्नि मिला, 16 पेशेंट में हमें मंदतर मिला, 18 पेशेंट में मंद मिला, 59 पेशेंट में सम मिला, 9 पेशेंट में तीक्ष्ण मिला, और तीक्ष्णतर और तीक्ष्णतम हमें एक भी पेशेंट में नहीं मिल पाया। एज वाइज हम देखें कि ओवर अग्निबल है वो 52 पेशेंट्स में था, 59 पेशेंट में मध्यम अग्निबल था और 9 पेशेंट में प्रवर अग्निबल था। अब हम देखते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल और फास्टिंग ब्लड शुगर था इसका अग्निबल के साथ क्या रिलेशन था। जैसे हम देख सकते हैं कि जो मंद अग्नि वाले पार्टिसिपेंट थे उसमें ट्राइग्लिसराइड एवरेज ट्राइग्लिसराइड 160 के आसपास था, मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। जब अग्नि मंद से थोड़ा अच्छा हुआ, सम की ओर गया, तो उनका ट्राइग्लिसराइड 127 या 128 के आसपास पहुंच गया, और तीक्ष्ण अग्नि वाले हैं उसका ट्राइग्लिसराइड 94 के आसपास है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे अग्नि विकृत होता है वैसे वैसे टीजी बढ़ता जा रहा है,
और आप देखोगे कि मंद अग्नि वालों में तो पीजी एब्नॉर्मल, जबकि सम वालों में नॉर्मल है और तीक्ष्ण वालों में नॉर्मल है लेकिन बिलो नॉर्मल लाइन पे है। तो इसका एक क्लिनिकली इंपॉर्टेंस है कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति में, इसी प्रकार हम कोलेस्ट्रॉल में भी देख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल है वो मंद वालों में बहुत ज्यादा है एवरेज कंपैरेटिवली तीक्ष्ण और सम वालों से, और इससे विरुद्ध एचडीएल में मंद वालों में एचडीएल कम है, सम वालों में एचडीएल इससे थोड़ा ज्यादा है और तीक्ष्ण वालों में और एचडीएल ज्यादा है। इसका मतलब कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, जैसे जैसे अग्नि अच्छा होता है तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है। एलडीएल, वीएलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल का रेशियो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो जैसे जैसे अग्नि मंद है तो वो सब हार्मफुल पैरामीटर से बढ़ते जा रहे हैं, अग्नि सम या अच्छा होता जा रहा है, वैसे वैसे वो पैरामीटर नॉर्मल होते जा रहे हैं। शुगर के साथ भी ऐसा ही है कि मंद अग्नि वालों में एवरेज फास्टिंग ब्लड शुगर कंपैरेटिवली ज्यादा है सम और तीक्ष्ण वाले पार्टिसिपेंट्स। अब हम देखेंगे कि इसके जब हमने कोरिलेशन किया तो हमें जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिला आरएस, वो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल के रेशियो और एफबीएस के लिए हमें नेगेटिव कोरिलेशन मिला और वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। नेगेटिव कोरिलेशन का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जब एक पैरामीटर बढ़ता है तो दूसरा पैरामीटर इसके विरुद्ध दिशा में जाता है, यानी कि कम होता है। यदि एक पैरामीटर कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब जठराग्नि बल स्कोर बढ़ता है तो पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड कम होगा, यदि जठराग्नि बल स्कोर कम है तो पीजी बढ़ेगा। इसी प्रकार जठराग्नि बल कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जठराग्नि बल और एचडीएल का जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जठराग्नि बल बढ़ेगा तो एचडीएल भी बढ़ेगा, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, अच्छी चीज है। जबकि एलडीएल, वीएलडीएल के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है, तो जठराग्नि बल के कम होने से, यानी कि अग्नि यदि दुर्बल है तो एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि सब बढ़ते हैं। अग्नि जैसे जैसे अच्छा होता है तो ये सब लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल रहती है और ब्लड शुगर भी नॉर्मल रहता है और गुड कोलेस्ट्रॉल वो भी बढ़ता है। तो दिस वाज द गुड फाइंडिंग दैट हेल्प्स अस टू मैनेज द कंडीशन रिलेटेड टू द मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट। क्लिनिकल यूटिलिटी के लिए जब हमने इसको एनोवा टेस्ट लगाया, एनोवा टेस्ट से हमने देखा कि हमें जो हमारे 3 ग्रुप्स हैं, इस 3 ग्रुप में कौन से ग्रुप में हमें मेजर चेंजेस मिल रहे हैं या किसमें बहुत ज्यादा वेरिएंस है। तो जो ओवर अग्निबल वाले पार्टिसिपेंट हैं इसमें और प्रवर वालों में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ट्राइग्लिसराइड लेवल में, यानी कि जो पेशेंट में अग्निबल ओवर था उसमें एवरेज ट्राइग्लिसराइड था, वो प्रवर अग्निबल वाले लोगों में जो में ट्राइग्लिसराइड मिला था इससे स्टैटिस्टिकली डिफर करता था। इट इज सम इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस। इसका मतलब ये है कि जब कोई एक व्यक्ति में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो यदि हम अग्नि को फोकस करते हुए इसके अग्नि बल को यदि बढ़ा सकते हैं तो हम ट्राइग्लिसराइड को आसानी से ठीक कर सकते हैं, और ट्राइग्लिसराइड ठीक होते होते इसके बाकी के जो लिपिड पैरामीटर्स हैं वो भी नॉर्मल होने लगेंगे, क्योंकि ये सभी एक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि हम अग्नि को ध्यान में रखे बिना सिर्फ ट्राइग्लिसराइड को फोकस करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड के लिए अलग मेडिसिन देनी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग देनी पड़ेगी जो वेस्टर्न मेडिसिन में दी जाती है। तो ये सब चीजें अलग अलग मेडिसिन, पॉली हर्बल या पॉली मेडिसिन करना, इससे अच्छा है कि फास्टिंग ब्लड शुगर, पूरा लिपिड प्रोफाइल, सबका रूट कॉज अग्नि है, इसको हम ठीक कर लें, ये सब अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सेम चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो ओवर अग्निबल वालों में था और प्रवर अग्निबल वालों में एवरेज टोटल कोलेस्ट्रॉल था, इसमें भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जो ओवर अग्निबल वाले थे इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रवर वालों से कंपैरेटिवली ज्यादा था। सेम फॉर एचडीएल लेवल, ओवर वालों में जो एचडीएल था वो कंपैरेटिवली लो था एज कंपेयर टू प्रवर अग्निबल पार्टिसिपेंट्स। वीएलडीएल और फास्टिंग ब्लड शुगर, इसमें भी ओवर और प्रवर के बीच में बहुत ही सिग्निफिकेंट हमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चेंजेस मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जब भी अग्नि को आप ओवर से मध्यम से थोड़ा आगे की ओर ले जाते हो तो इसके सभी पैरामीटर नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम अग्नि को इंप्रूव करते हैं, इस टूल से हम इसको एसेस करते हैं, तो हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि इस व्यक्ति में अब बाद में इसकी लिपिड प्रोफाइल क्या होगी, इसकी फास्टिंग ब्लड शुगर क्या होगा। तो हमने इसके एक रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में भी कोशिश की है। रिग्रेशन एनालिसिस का उपयोग करके व्यक्ति के एज को, इसके अग्निबल को और इसकी अभ्यवरण शक्ति जो हमने
की एसएस की 3 पैरामीटरों को आप कैलकुलेट एक्सेल शीट में डाल के यदि आप ये 3 पैरामीटर को डालते हो तो आप उस व्यक्ति में फास्टिंग ब्लड शुगर कितना हो सकता है वो पता चल जाएगा। यदि इन 3 पैरामीटर का हम उपयोग करते हैं तो इस व्यक्ति में लिपिड प्रोफाइल पैरामीटर्स क्या होंगे इसका हमें पता चल जाएगा। अभी तो ये डाटा हमारे पास 120 पेशेंट का है, तो जो एक्यूरेसी है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी, लेकिन बहुत एक बड़ा सा आइडिया में लग जाता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं रहता है। हमने कुछ पेशेंट में करके भी देखा है। लेकिन यदि हमारे पास 5000 10,000 या हजारों पेशेंट का डाटा है तो हम और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं और विदाउट रिपोर्ट्स हम फास्टिंग ब्लड शुगर या जो हमारे लिपिड प्रोफाइल है इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये अभ्यवरण स्कोर जो पेशेंट का था इसका जेट्राग्निबल स्टेटस के साथ क्या रिलेशन है वो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चनियर हमने बनाई थी ये क्वेश्चनियर क्या रिलायबल है कि नहीं। ये जो अग्नि को एसेस कर रही है वो हर बार सेम मात्रा में एसेस कर रही है, सेम एम्पलीट्यूड पे वो एसेस कर रही है, वो देखने के लिए हमने रिलायबिलिटी टेस्टिंग की। और रिलायबिलिटी टेस्टिंग के लिए क्रॉनबेक अल्फा इज वन क्राइटेरिया। क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू है वो 0.7 इसका एक्सेप्टेबिलिटी थ्रेशोल्ड होता है। यदि 0.7 से ज्यादा आती है तो हम मानेंगे कि टूल है वो रिलायबल है। और साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल या मेडिकल रिसर्च में हम 0.7 को एक थ्रेशोल्ड मानते हैं। तो हमारा इस टूल था इसमें 0.75 जो थ्रेशोल्ड था इससे ज्यादा हमें क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू मिली है। इसका मतलब है कि हमने जो भी टूल बनाया है ये टूल है वो रिलायबल है और इसका उपयोग हम फर्दर आगे हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए फर्दर रिसर्च के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। हमने कंटेंट वैलिडिटी थी वो एक्सपर्ट के थ्रू की। इसके बाद हमने रिलायबिलिटी है वो क्रॉनबेक अल्फा से की। फिर जो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये टूल है इसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है। साइंटिफिकली एक्सेप्टेंस के लिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज आल्सो रिक्वायर्ड। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के लिए हमने क्लिनिकल ट्रायल किया और क्लिनिकल ट्रायल हमारा जो था वो प्लेसिबो कंट्रोल रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल था जिसमें हमने मंदाग्नि के जो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं इसके अकॉर्डिंगली इसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेट किया और जो भी पेशेंट मंदाग्नि थे इसको हमने स्टडी में एनरोल किया और टोटल 60 पेशेंट पे हमने ये स्टडी की जिसमें हमने 20 से 60 साल के किसी भी जेंडर के पेशेंट्स को हमने लिए और जो भी पेशेंट में मंदाग्नि के साइन सिम्टम्स थे वो क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल किए। जो पेशेंट में बहुत ज़्यादा और दिक्कतें एसोसिएटेड कार्डियक डिसीज थे, ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि थे, इन सबको हमने एक्सक्लूड किया। पेशेंट की सीबीसी, एफबीएस, लिपिड प्रोफाइल, लीवर फंक्शन टेस्ट ये सब हमने टेस्ट करवाए कि हम जब क्लिनिकल ट्रायल में जा रहे हैं तब हमने जो पैरामीटर देखे तो वो पैरामीटर के ऊपर क्या इसका प्रभाव आ रहा है। तो वो एक रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल था इसमें हमने एलोकेशन कंसीलमेंट भी किया था जिससे किसी भी प्रकार का बायस ना हो। एक ग्रुप में हमने चित्रकादिवटी टैबलेट 500 मिलीग्राम की दी बिफोर लंच एंड डिनर 14 डेज के लिए और दूसरे ग्रुप में हमने प्लेसिबो दिया जिससे हम ये कह सके कि जो भी चेंजेस लिपिड प्रोफाइल में आ रहे हैं वो रियल में ड्रग की वजह से आ रहे हैं, प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से आ रहा है। तो इसलिए हमने प्लेसिबो का भी उपयोग किया था। असेसमेंट क्राइटेरिया में हमने जेट्राग्निबल स्कोर हमने जो टूल बनाया है इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं, इसका हमारा प्राइमरी आउटकम था और बाकी जो सेकेंडरी आउटकम थे इसमें हमने साइन एंड सिम्टम्स मंदाग्नि के थे, इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल है और जो फास्टिंग ब्लड शुगर है इसको हमने रखा था। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमने क्लिनिकल ट्रायल के जो पैरामीटर से अकॉर्डिंगली किया था। तो टोटल 126 पेशेंट को हमने एसेस किया इसकी एलिजिबिलिटी के लिए और 58 पेशेंट वेरियस रीजन से एक्सक्लूड करके हमने 68 पेशेंट का रैंडमाइजेशन किया और एक ग्रुप में 33 पेशेंट दूसरे ग्रुप में 35 पेशेंट रहे और फाइनली 30 पेशेंट इन ईच ग्रुप कंप्लीटेड द ट्रायल। इसके जो परिणाम निकले तो जेट्राग्निबल स्कोर के ऊपर एक ग्रुप में हमने चित्रकादिवटी दी थी और बी ग्रुप में हमने प्लेसिबो दिया था। तो जो चित्रकादिवटी वाला ग्रुप था इसमें जेट्राग्निबल स्कोर है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ा था। इसमें जो प्लेसिबो के कंपैरिजन में जेट्राग्निबल स्कोर की वृद्धि हुई थी। ऐसा नहीं है कि प्लेसिबो वाले में भी वृद्धि नहीं हुई थी, वो 5.72 एवरेज से 5.82 बढ़ा था, लेकिन जहां चित्रकादिवटी दी थी वो 6.66 की एवरेज से 8.90 बढ़ा था। तो वहां पे जो चेंज है, परसेंटेज चेंज है वो भी ज्यादा है और रिजल्ट भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि चित्रकादिवटी है वो प्लेसिबो के कंपैरिजन में जेट्राग्निबल स्कोर को ज्यादा मात्रा में बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार हमने दोनों का
इंटर ग्रुप कंपैरिजन किया तब हमें पता चला कि जो चित्रकारी बटी ने इफेक्ट दिए वो प्लेसिबो के कंपैरिजन में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है। तो इंटर ग्रुप कंपैरिजन में भी हमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिले, जो ग्राफिकल फॉर्म में भी हम देख सकते हैं उनके रिजल्ट्स को। बाकी जितने भी सिम्टम्स थे, सिम्टम्स में हमें कुछ ना कुछ फर्क प्लेसिबो में भी मिला है और चित्रकारी बटी में भी मिला है, लेकिन जो परसेंटेज चेंजेस है वो चित्रकारी बटी में ज्यादा है। इसका मतलब कि अग्नि के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव है वो चित्रकारी बटी का हो रहा है। ये परसेंटेज चेंजेस हैं। अब देखते हैं हम लिपिड प्रोफाइल के ऊपर चित्रकारी बटी का क्या उपयोग है। जैसे कई बार हमें लगता है कि चित्रकारी बटी में कोई डायरेक्टली इसका लिपिड प्रोफाइल के ऊपर हम कैसे इफेक्ट देख सकते हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट एम चित्रकारी बटी की लिपिड प्रोफाइल के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट देखने का पर्पस नहीं था। हमारा पर्पस था कि चित्रकारी बटी अग्नि के ऊपर काम कर रही है, तो क्या अग्नि ठीक होने से इसकी लिपिड प्रोफाइल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, तभी लोग हम इसको क्लिनिकली यूटिलाइज कर पाएंगे। और सरप्राइजिंगली सिर्फ 14 दिन की स्टडी में हमने देखा कि सीरम ट्राइग्लिसराइड है वो चित्रकारी बटी से 6.32% कम हुआ, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। तो डायरेक्टली चित्रकारी बटी से लिपिड प्रोफाइल ठीक होना या सीरम ट्राइग्लिसराइड कम होना कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलेगा, लेकिन अग्नि के थ्रू यदि हम कर रहे हैं तो एक आयुर्वेद के फंडामेंटल को हम प्रूव कर रहे हैं। इसी प्रकार टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो भी चित्रकारी बटी से कम हुआ, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। एसडीएल में बहुत ज्यादा हमें चेंजेस नहीं मिले क्योंकि 14 दिन के लिए हमने ड्रग दिया था, लेकिन वीएलडीएल वो भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रूप से कम हुआ। इसी प्रकार हम फास्टिंग ब्लड शुगर में देखें तो 5.47% फास्टिंग ब्लड शुगर भी चित्रकारी बटी से कम हुआ, वो भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। जबकि हमारा जो प्लेसिबो वाला ग्रुप था इसमें वो 0.35% बढ़ा। हमने हैमिल्टन एंजाइटी रेटिंग स्केल का और स्लीप के लिए हमारे पीटर्सबर्ग स्केल है, स्लीप का स्केल है, इसका भी हमने उपयोग किया। परसीव्ड स्ट्रेस स्केल है, इसका भी हमने उपयोग किया। ये इसके पीछे पर्पज ये था कि अग्नि के ऊपर एंजाइटी यानी जो मानस भाव है इसका भी प्रभाव पड़ता है, निद्रा का प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ता है। तो क्या अग्नि के साथ साथ इसी के ऊपर भी कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। कई बार ये भी हो सकता है कि यदि व्यक्ति का अग्नि बिगड़ रहा है तो इसमें स्ट्रेस को कम्बैट करने की, स्ट्रेस का सामना करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, या इसकी स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है कि नहीं। वैसे स्लीप बिगड़ने से अग्नि बिगड़ता है, लेकिन क्या अग्नि की विकृति से स्लीप के ऊपर प्रभाव आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में एक रेफरेंस ऐसा भी मिलता है कि निद्रा नाश का एक हेतु अविपाक भी बताया। तो अजीर्ण से या अग्नि कम होने से इसके ऊपर क्या प्रभाव, स्लीप के ऊपर क्या प्रभाव आ रहा है, इसकी क्वालिटी के ऊपर, वो देखने का भी एक पर्पस था। तो हमने इसमें भी देखा, जो चित्रकारी बटी है इसने इसके ऊपर भी अच्छे परिणाम दिए हैं। वो एक्चुअली चित्रकारी बटी ने अग्नि को ठीक किया, अग्नि ठीक होने से बाकी के ऊपर इसके परिणाम मिले हैं। बाकी हमारे जो नॉर्मल हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर्स हम रूटीन में करवाते हैं, सीबीसी इत्यादि के ऊपर कोई भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिले हैं। बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, ऑल द पैरामीटर्स वेर विद इन नॉर्मल लिमिट। इसी प्रकार हमने लिवर फंक्शन टेस्ट भी दोनों ग्रुप में करवाए, रेनल फंक्शन टेस्ट भी करवाया कि ड्रग की सेफ्टी एंड एफिकेसी आजकल जरूरी हो जाती है। तो रेनल फंक्शन, लिवर फंक्शन बोथ वेर नॉर्मल बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। इसका मतलब है कि चित्रकारी बटी सेफ है, कोई इश्यू नहीं है। जो हमने डोज प्रिस्क्राइब किया है और ड्यूरेशन लिया है इस बात। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये जो टूल था इसकी कंटेंट वैलिडिटी है वो आयुर्वेद के 5 एक्सपर्ट जो रिनोड आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है वहाँ उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे क्रिटिकल सजेशंस दिए। इसके बाद हमने इसको रिफाइन किया है। तो कंटेंट वैलिडिटी जो हमारे स्कूल की वो एस्टेब्लिश की हुई है। इसकी रिलायबिलिटी है वो हमें क्रोनबेक अल्फा जो इसके थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा मिला है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस टूल इज रिलायबल एंड इट इंडिकेट्स द ग्रेटर इंटरनल कंसिस्टेंसी अमंग द आइटम्स। कंस्ट्रक्चुअलिटी की जब हम बात करें कि आयुर्वेद में चित्रकारी बटी को बताया गया कि अग्नि का डिपेंड करती है और अग्नि यदि बढ़ रहा है इसका मतलब कि अग्नि का बल बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि चित्रकारी बटी दी और इससे अग्निबल बढ़ भी रहा है। तो अग्निबल को एसेस करने के लिए जो हमने टूल बनाया वो टूल हमारे आयुर्वेद के फंडामेंटल को रिवर्सली एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसका हमने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के रूप में उपयोग किया और वो
हमें कंस्ट्रक्टिविटी एस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल बना। इस टूल की क्लिनिकल यूटिलिटी यही है कि हमें जो भी रिलेशन मिला है, जैसे बेड रिपीट्स है, इसका जित्राग्नि बल के साथ नेगेटिव कोरिलेशन मिला है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इसका जित्राग्नि बल के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन मिला है, इसको हम क्लिनिकली उपयोग में ले सकते हैं। जिस पेशेंट में हमें जित्राग्नि बल कम मिलता है, यदि उस पेशेंट में लिपिड प्रोफाइल बिगड़ी हुई है, तो भी हमारा प्राइम फोकस है इसके अग्नि को ठीक करने पे होना चाहिए। यदि अग्नि इसका ठीक होगा तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें बताते हैं कि अग्नि ठीक होने से इसकी लिपिड प्रोफाइल है वो ठीक होने लगेगी, इसका फास्टिंग ब्लड शुगर है वो ठीक होने लगेगा। यदि हम सिर्फ लिपिड प्रोफाइल या ब्लड शुगर को टारगेट कर रहे हैं तो शायद हम इनको कम भी कर लेंगे, लेकिन अग्नि विकृत होता रहेगा और अकॉर्डिंगली ये सब बढ़ते जाएंगे, तो पेशेंट को लॉन्ग लाइफ मेडिसिन लेनी पड़ेगी जैसे पेशेंट ले रहे होते हैं। तो ये एक टूल की उपयोगिता भी है जिससे हम रोगी को परमानेंट मैनेज कर सकते हैं। इस टूल की प्रेडिक्टिव पर्पस के लिए क्या उपयोगिता है? तो जब हम कोई व्यक्ति को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं इसका मेटाबॉलिक हेल्थ, इस व्यक्ति का मेटाबॉलिक पैरामीटर्स कैसा रहेगा या इसके मेटाबॉलिक स्टेटस क्या है, इसको यदि हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो इस टूल का उपयोग कर सकते हैं। मेटाबॉलिक पैरामीटर का उपयोग करके हम कार्डियक रिस्क स्कोर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिससे किसी भी व्यक्ति में कार्डियक रिस्क कितना है वो भी जित्राग्नि बल असेसमेंट स्कोर की वजह से हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इससे हम व्यक्ति में हम स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, इसका रिस्क कितना है वो भी हम एसेस कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति में अभी तो वो नॉर्मल है, लेकिन यदि इसका अभ्यवरण शक्ति और धारण शक्ति हम अच्छे से एसेस कर पाए, इसकी एज इत्यादि पैरामीटर को हम साथ में लेकर इस व्यक्ति में भविष्य में डायबिटीज होने की या हाइपरटेंशन या डिस्लिपिडेमिया होने की संभावना क्या है इसको हम एसेस कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई एक व्यक्ति में प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा और डिसीज का आउटकम क्या आएंगे वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जित्राग्नि बल असेसमेंट टूल का उपयोग करके। जब हम इस टूल की प्रिवेंटिव पर्पस की बात करते हैं तो इस टूल के उपयोग करके हम डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे अग्नि बिगड़ेगा तो इसके डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक हेल्थ है वो बिगड़ेगी। यदि हम अग्नि को ठीक करेंगे तो इसका डाइजेशन भी ठीक होगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे। हम कार्डियक डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें पता है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन अग्नि एंड फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कार्डियक डिसीज। तो यदि हम अग्नि को ठीक करेंगे तो जो पैरामीटर्स कार्डियक डिसीज के लिए या कार्डियक हेल्थ के लिए इंडिकेटर्स हैं इसको हम ठीक करके इसको रिवर्स करके कार्डियक रिस्क को हम कर सकते हैं और कार्डियक डिसीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को हम अग्नि को मैनेज करके प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट की कंप्लेंट सीजनल डिसऑर्डर की होती है कि कुछ स्पेसिफिक सीजन में उनको कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो स्पेसिफिक सीजन के अकॉर्डिंगली उनका अग्निबल हम कुछ विशेष ऋतुचर्या या दिनचर्या बता के उनके अग्नि को प्राकृत रखते हुए सीजनल डिसऑर्डर से बचा सकते हैं। व्यक्ति की इम्यूनिटी को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं और जो फर्दर रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ दिस जित्राग्नि बल असेसमेंट टूल फॉर द प्रिवेंटिव पर्पस। फॉर द पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, जैसे हम आयुर्वेद में अग्नि के अकॉर्डिंगली दवाइयां देनी होती है, इसका डोज भी अग्नि के अकॉर्डिंगली होता है। व्यक्ति में शोधन करवाना है कि समन करवाना है वो भी डिपेंड करता है इसका अग्नि बल कैसा है। हमें यदि शोधन करवाना है तो इसमें स्नेह कितना देना है, स्नेह की मात्रा क्या रखनी है, स्नेह बढ़ाना है कम करना है, कहाँ से शुरू करना है, तो सबके लिए हमें अग्निबल की आवश्यकता होती है। तो ये टूल हमें अग्निबल बताएगा, अकॉर्डिंगली हम डोज, दवाइयों का डोज है या स्नेह का डोज है या शोधन समन्वय से कौन सी थेरेपी में हमारे लिए सुटेबल है पेशेंट के लिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। हम जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसके आउटकम को असेसमेंट अच्छे से कर सकते हैं। दवाइयों का जो रिस्पांस आ रहा है कि नहीं इसको हम इस टूल की उपयोगिता से मॉनिटर कर सकते हैं और व्यक्ति की अपनी नीड के अकॉर्डिंगली किस सीजन में इसका अग्नि कैसा रहता है अकॉर्डिंगली उसको सीजनल जो डिसऑर्डर हो रहे हैं इसको भी हम ट्रीट करने में इस अग्निबल का उपयोग कर सकते हैं। तो जित्राग्नि बल असेसमेंट टूल है वो आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के लिए प्रेडिक्टिव टूल के रूप में या तो प्रिवेंशन के लिए उपयोगी हो सकता है। So this is all about Jitragnni Bal assessment tool, and thank you all for your patience listening. And if anyone have any query, question, want to discuss, we will discuss on that particular point.
है सर, तो है। प्रोफेसर नहीं है। अच्छा, है मैम, अभी तो नाम है सर का। अच्छा नाम नहीं है। आ रहा आ रहा। अच्छा आ रहा है, आ रहा है। अलाउड करूँगी। सॉरी सॉरी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सॉरी। हाँ जी मैं करती हूँ, एक मिनट। एक्चुअली अभी सभी का ही अनम्यूट कर दिया। वो क्या लेक्चर बीच में रहता है ना, तो कई बार वो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आती। सॉरी सॉरी, हाँ जी मैंने कर दिया अनम्यूट जी। जी सॉरी सर, वो बस नमस्ते मैडम, नमस्ते। जी 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 थैंक यू, बहुत थैंक यू। जी जी जी, धन्यवाद सर पधारने के लिए। वेलकम नहीं सर। नहीं, धन्यवाद की बात नहीं, हम सब लोग एक ही हैं। और बहुत अच्छा रहा आज। आज के हमारे जितने भी संरक्षक महोदय हैं, दिनेश जी हैं, हमारे सुरेंद्र चौधरी सर हैं, हमारे योगेश मिश्रा जी हमारे भी गुरु जी हैं। तो हम सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उनका स्वागत करते हुए आज जो भरत पडार जी ने इतना अच्छे से अपना जठराग्नि बल असेसमेंट का टूल प्रेजेंट किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं भरत को। बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला है हमको, और ये ऐसा लगा है कि आज आज सीना चौड़ा हो गया। सही बात है। ये सर आप गुरु जी कभी को। कभी अपने ये महसूस होता है हम लोगों को कि उसमें से एक तुम भी हो। और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, और लगता है कि इससे बहुत सी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि आयुर्वेद में हर स्टेप पे हमें किसी न किसी चीज के स्टैंडर्डाइजेशन के या एविडेंस की बहुत जरूरत है। और उसमें एक ये जठराग्नि का पैरामीटर, इसके असेसमेंट स्केल, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम कंसेप्ट को समझ के ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें लगता है इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। हितल जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्पेशली बलदेव सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे हम साथी हैं। लेकिन वो हम साथी हैं, लेकिन यहाँ प्रोग्राम में वो हमारे भूतपूर्व वाइस चांसलर बलदेव सर हैं, हमारे अग्रणी हैं। और हम सब लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस मौके पर बोलने के लिए कुछ समय दिया। और वैसे तो कोई ज्यादा बात होती नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्ट पे इस तरीके से बात जब होती है तब अपने को बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि हम सब लोग किसी ने अग्रज हैं, हम बघेल सर की याद करते हैं जर्नल बार बार। तो उनके इस तरह के जो कंसेप्ट थे, उन कंसेप्ट को फलीभूत होकर जब देखते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। तो इन्हीं सब सभी चीजों के साथ हम चाहते हैं कि अभी चौधरी सर भी, मिश्रा सर भी, सभी लोग जुड़े हुए होंगे तो आगे तो उनसे उनके विचार सुनने की को रखेंगे। हम लोग तो बोलते ही रहते हैं आपस में एक दूसरे के लिए। हाँ, तो इसलिए तो हम चाहते हैं कि वो थोड़े से उनके विचार सुने हम लोग। और क्योंकि उनके हम लोगों से भी ज्यादा अनुभव है, और वो हम लोगों से ज्यादा प्रैक्टिकल कठिन समस्याओं से जूझ जूझ कर उन्होंने यहाँ तक जो है हम सब लोगों को बनाया है। और कहीं ना कहीं हम सब लोगों के आदर्श है। तो इस बातों पे हम लोगों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर आदमी को एक तरीके से माहौल नहीं मिलता है, माहौल सबको अपना अपना अलग अलग मिलता है। उसी में सबको काम करना होता है, उसी में अपनी जो है परफॉर्मेंस से प्रूव करना होता है। तो इस बहुत अच्छा लगा आज। हम चाहते हैं कि उन सब लोगों के भी हम आशीष वचन लें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। हम बहुत छोटे हैं बाकी सब लोगों के सामने, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उन लोगों के आशीष वचन हमको मिले। धन्यवाद आप सभी लोग। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों समय को बढ़ाते हुए मैं आदरणीय योगेश जी मिश्रा जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे अंदर नई ऊर्जा भरने के लिए, और लगातार कहीं ना कहीं एक नए ध्येय को, नए प्रकाश को आप उजागर करते हैं। उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय योगेश जी मिश्रा जी भाई साहब।
धन्यवाद डॉक्टर हैदर। कार्यक्रम के प्रारंभ में सबको स्मरण में आ जाए इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का एक श्लोक मंगलाचरण के रूप में मैं प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। किसी कार्य की सफलता के लिए दो बिंदुओं का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मंगलाचरण में किया है। हम जो लक्ष्य निश्चित किए हैं उसके प्रति श्रद्धा और जो मार्ग हमने तय किया है उसके प्रति विश्वास। और आज का कार्यक्रम इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। लगभग 9 वर्ष पहले जयपुर में एक विश्वविद्यालय परिषद का कार्यक्रम हुआ था। तब डॉक्टर बलदेव जी ने एक संकल्प लिया था कि मैं साप्ताहिक गोष्ठी आयुर्वेद की प्रत्यक्ष रूप से अपने आवास पे करूंगा। बहुत हिम्मत की बात है, अपने आवास पे इस टाइप की व्यवस्था जुटा। और आज ये 450वां कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष अगर 52 सप्ताह होते हैं, इस कार्यक्रम की विशेषता एक तो ये है कि एक भी नागा नहीं हुआ। इवन कोविड, पहले तो हम लोग डॉक्टर हेतल जी, फिर डॉक्टर अपने बलदेव जी, जब घर से बाहर निकलना पड़ा आयुर्वेद के प्रसार के लिए ही 5 वर्ष का समय लगभग कुरुक्षेत्र में लगा। तो उन दिनों में डॉक्टर हेतल जी ने जो साधारणी का धर्म है उसको निभाते हुए उस कमान को संभाला और एक भी दिन बंद नहीं हुआ। प्रति सप्ताह कार्यक्रम हुआ है 9 वर्ष तक। ये जो संकल्प शक्ति का उदाहरण, हमने जो विश्वास प्रकट किया। सब लोग, डॉक्टर प्रजापति जी, NIA के काफी लोग, ये सब लोग जुड़े हुए हैं, तो परिषद की गतिविधियों से प्रायः परिचित हैं। लेकिन हो सकता है, थोड़ा मुझे लालच रहता है कि आखिर इस 60-70 लोगों में 6-7 लोग भी ऐसे मिल जाएं नए, जिनको परिषद के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। तो मैं 1-2 मिनट समय लूंगा। परिषद एक मंच है, किसी के सीमित साधनों के आधार पर नहीं होना। आयुर्वेद के विकास की दृष्टि से जो जो किया जाना चाहिए, जहां जहां किया जाना चाहिए, ये दोनों काम हम लोग कर रहे हैं। और उसके लिए जो जैसे अष्टांग आयुर्वेद है, वैसे ही परिषद के भी हम लोगों ने 8 अंग तय किए। प्रोफेसर चाहिए, बने फैकल्टी मेंबर्स चाहिए, विद्यार्थी चाहिए, औषधि निर्माता चाहिए, वैद्य चाहिए, औषधि निर्माता के बाद में औषधि के उत्पादन करने वाले लोग चाहिए, रोगी। हम लोग जानते हैं ना कि आयुर्वेद में जो 4 पाद माने गए हैं, उसमें रोगी भी एक विशिष्ट पाद है, चिकित्सक जैसे विशिष्ट पाद है, तो रोगी भी चाहिए। रोगी के बाद में आज ही ICMR का एक आकलन आया है कि जो हम लोगों ने भारत में कुछ सिद्धांत तय किए आहार के, रहने के, खाने के, पीने के, यदि उनका पालन किया जाए तो 50% से अधिक बीमारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब ये सिद्धांत रूप में तो स्वीकार है, आयुर्वेद के लोग इसको मानते भी हैं, लेकिन ये जन जन तक पहुंचे। एक कल्पना करिए, एक एस्टिमेशन था अभी, डॉक्टर अपने मोदी जी ने घर घर शौचालय, जब ये
थीम दी तो लोगों ने कहा अरे क्या कैसे बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, इससे हमसे क्या लेना देना। लेकिन आप उनकी विजन देखिए तो कल ही एक आकलन होकर आया है कि ऐसे सब लोग जिनके लिए इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई है, परिवार में यदि 5 सदस्य हैं और एक व्यक्ति पे 1,000 रुपए महीने का भी माना जाए तो उस परिवार का 52,000 रुपए प्रति वर्ष चिकित्सा पर होने वाला व्यय वो कम हो गया। मैंने कल्पना करिए कि पूरे देश में कैसे इसका लाभ लोगों को मिला होगा। तो वैसे ही आयुर्वेद जो है उसके सभी क्षेत्रों में जो जिस योग्य है, अब जैसे अपने आदरणीय डॉक्टर प्रजापति जी उपस्थित हैं, तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं भाई, जो वर्तमान में या पूर्व में कुल गुरु रह चुके हैं, वाइस चांसलर्स रह चुके हैं, उन सबके क्या विचार हैं और आगामी 1-2 साल परिश्रम करके हम आयुर्वेद को कहां ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कुल गुरु संभाषा प्रारंभ की। प्रधानाचार्य अपने स्तर पर क्या क्या सुधार कर सकता है अपने अपने कॉलेजों में, इसके लिए प्रिंसिपल्स के लिए सबकी सुधार किया। 14 विषयों की हम लोगों ने कल्पना की गई है, तो 14 विषयों के सभी विषयों की संभाषाएं प्रारंभ हुई। फिर शोध के लिए भी अलग से थीम तैयार की गई। विदेश में हमारे यहाँ से पढ़ के जो लोग गए हैं और विदेश में आयुर्वेद कर रहे हैं, उनकी वहां की क्या समस्याएं हैं और हम क्या उनको फीडिंग दे सकते हैं, इसलिए विदेश विभाग। तो आप स्थिति है कि हमारे में डॉक्टर महेश जी क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बैठते हैं, इसलिए इनके पास कार्यकर्ताओं का खजाना है, लेकिन जितने कार्यकर्ता हैं सबके लिए काम। डॉक्टर अनिल जी भोपाल में प्रोफेसर हैं, उनको इस सब काम पे लगाया। डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं, 24 घंटे लगभग इसी काम के लिए सोचते रहते हैं कि वास्तव में ये जो विभिन्न उत्पाद हो रहे हैं उद्योग से आज के कार्यक्रम में आखिर ये टूल निकल के आया, इसका उपयोग संस्थाओं में होगा तो वो तो ठीक है, संस्थाओं में लोग सीखेंगे, लेकिन उतना इसको इजी बनाना पड़ेगा कि हमारा यहाँ का जैसे थर्मामीटर और स्टेथोस्कोप, बीपी इंस्ट्रूमेंट, ये सब चिकित्सकों के पास है, तो वैसे आयुर्वेद के चिकित्सकों के पास ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तब लोगों को हम बता पाएंगे कि भाई आपका क्या खाना। और हम लोग देखा कि औषधि के नाम पे बड़ी सरल, सब लोग जानते हैं चित्रकादिबटी का उपयोग कैसे करना, लेकिन जब इस असेसमेंट के साथ देंगे, आधी गोली देनी कि चौथाई गोली देनी कि 2 गोली देनी, ये जो महत्वपूर्ण बात है। और मंदाग्नि के बारे में हम लोग जानते हैं कि सब रोगों की जड़ मंदाग्नि है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है। एक बात और, हम सब लोग जहां इकट्ठे होते हैं तो जो नेता वर्ग का लोग आते हैं, जो नीति निर्माता लोग हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च की आवश्यकता है। वास्तव में आयुर्वेद में पिछले 70 साल का ही अगर आकलन कर लें तो इतनी रिसर्च हुई है कि उनके परिणाम बहुत अच्छे हैं। बस उनको जनोपयोगी बनाने के लिए क्या क्या करना, इसके लिए भी विश्व आयुर्वेद परिषद ने कुछ योजनाएं बनाई हैं। और जहां तक श्रद्धा और विश्वास की बात है, एक विश्वास ये चाहिए कि हमारे जो संहिताकार लोग रहे हैं, चरक होंगे, सुश्रुत होंगे, आत्रेय होंगे, धन्वंतरी होंगे, कश्यप होंगे, उन्होंने जो आप्ताः शिष्टाः विबुद्धास्ते, ये जो 3 शब्द प्रयोग किए, वो सत्व गुण के भंडार थे, रज और तम से मुक्त थे। और उनकी पुस्तक में एक भी शब्द न तो अतिरिक्त है और न मिथ्या है। ये विश्वास चाहिए। जो उन्होंने कहा हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब जैसे एक शब्द है गोघ्न, गाय के गोघ्न का सीधा अर्थ होता है गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति।
लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो पता लगता है कि गाय के 10-20 पर्याय उपलब्ध है हमारे पास। गाय माने इंद्री, गो माने इंद्री है, गो माने पृथ्वी है, गो माने शर है, गो माने हमारी आंख है, तो और जिह्वा है, माने ऐसे गो के। तो गोघ्न शब्द का मतलब गाय के ऊपर हत्या करने वाला नहीं है, हमारी जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर नियंत्रण करना है, ये शब्द वहां पर उपयोगी है। तो ऐसा ये विश्वास करके हम लोग चलते हैं। अभी डॉक्टर प्रजापति जी ने डॉक्टर बघेल साहब का स्मरण किया, निश्चित रूप से। और ये भारत की संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ का जो शिक्षक है, जो पिता है, जो गुरु है, वो चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे योग्य निकले। पुत्र और शिष्य, इसके लिए योग्यता के निर्धारण में, और उसका प्रमाण भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी पृष्ठभूमि के जो लोग वाइस चांसलर्स के रूप में पहुंचे या हैं, जितना जितना वो ऊपर उठते जाते हैं उतनी उतनी विनम्रता उनमें झलकती जाती है। तो मैंने जो मंगलाचरण की चर्चा की, उसमें विश्वास और श्रद्धा, ये 2 गुण अपना करके हम सब लोग आयुर्वेद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो प्रकल्प है, इसमें भी सब लोग, डॉक्टर हेतल जी को मैंने कई बार निवेदन कर रहा हूँ, फिर से आज निवेदन कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा प्रकल्प है, इससे देश भर के लोग आप जोड़ लेती हैं। लेकिन आप जहां हैं वहां पर छोटे बच्चों का हम लोगों ने एक प्रकल्प शुरू किया है, सुपर 30। हर संस्था में 25, 30, 40 लोगों का एक समूह बना करके 4-5 जो बिल्कुल समर्पित अध्यापक हैं, उनकी क्रियाशीलता को सक्रिय करके पूरे देश में, अगर ऐसे हम लोगों ने 500 कॉलेज हैं और 500 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, तो निश्चित रूप से अब से 4 साल 5 साल बाद जो चित्र होगा वो एक अलग प्रकार का चित्र होगा। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर भरत जी का जो मार्गदर्शन है वो निश्चित रूप से बड़ा उपयोगी है, और इनका ये टूल ये जन जन के लिए उपयोगी बने, ऐसी श्रद्धा की भावना व्यक्त करता हुआ मैं एक ही बात निवेदन करूंगा कि हम सब लोग जो बड़े उत्साह के साथ जुड़ते हैं, अपने उत्साह को बुझने न दें। उस उत्साह से अग्नि जो हमारी दीपक है, उससे दूसरे दीपक को जलाने का प्रयास करें। और ऐसे धरा पर जो अंधियारा है, आयुर्वेद की जो कालिमा के अंदर ग्रस्त हो गया है, लोग समझते हैं कि आयुर्वेद में शायद कुछ है नहीं, उस मिथ्या वाक्यों को हम लोग अपने परिश्रम से ही दूर करेंगे। इतना निवेदन करता हुआ मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालक, मुख्य रूप से जहां से कार्य प्रारंभ हुआ, ऐसे डॉक्टर बलदेव जी, डॉक्टर हेतल जी और NIA के सब लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जुड़ते हैं, और जो जहां जहां आयुर्वेद की इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, अपनी मशाल को जलाए रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन सबका अभिनंदन करता हुआ सभी को सादर नमस्कार करता हूं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके आशीर्वचन के लिए। और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें फिर से भाई साहब ने जो जगाने की कोशिश की है, और हम उससे जो भी अपने जीवन काल में यथा शक्ति आहुति दे सके, इस तरीके से हम जरूर भाई साहब उसमें आपका मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। और विश्व आयुर्वेद परिषद जो अनेक विषयों को लेकर समाज में जाता है, चिकित्सक पे जाता है, रोगियों के नैदानिक कैंप में जाता है, उन सभी को हम साथ साथ में ये ऊर्जावान कार्यकर्ता का संगठन समूह जो आप कह रहे हैं, उसके लिए भी हम जरूर प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भाई साहब। इसके बाद मैं अपने सुरेंद्र जी चौधरी भाई साहब को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप अपने आशीर्वचन नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं 450वें एपिसोड के लिए। जैसा कि आदरणीय गुरुजी ने भी कहा है,
और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि किसी काम को एक बार करने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं लगती, बहुत ज़्यादा यत्न नहीं लगता, लेकिन किसी काम को सुचारू रूप से अबाध गति से चलाने के लिए एक बहुत डेडिकेशन, बहुत मजबूती की आवश्यकता है, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों में है और आप यहाँ तक इसको लेकर आए। आज इस सभा में जुड़े सभी आयुर्वेद के विद्वानों को भी नमस्कार करता हूँ। हमारे छोटे भाई पीके प्रजापति जी जो बड़े पद पर हैं तो मेरे लिए गुरुजी हैं, सारे अध्यापक मेरे लिए गुरुजी ही हैं। मैं दो बातें यहाँ भरत जी के लिए कहना चाहूँगा कि एक तो जो सैंपल साइज आपका है वो बढ़ा क्यों नहीं इतने बड़े संस्थान में रहने के बाद। दूसरी मेरी क्वेरी है कि जो आपने क्वेश्चनर किया है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने क्वेश्चन हम कम करते हैं उतने ही हमें फीडबैक अच्छे मिलते हैं। तो वहाँ मेरी एक छोटी सी क्वेरी है कि आपने उसमें केवल रात के खाने के बाद की ही घटनाओं को अंकित किया है, तो उसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? यस। और दूसरा ये कि इस टूल को ये तब तक केवल और केवल एकेडमिक टूल रह जाएगा जब तक इसका कोई न कोई दूसरा रूप, भले ही वो सॉफ्टवेयर के रूप में हो या अन्य कोई भी बहुत सारे आजकल रूप चल रहे हैं, अगर ये हो जाए तो हमारे जो जनरल चिकित्सक हैं, भाई मैं एक फिजिशियन रहा हूँ तो मैं हमेशा उसी तरीके से सोचता हूँ कि कोई भी मान्यता है, कोई भी टूल हम डेवलप करते हैं तो वो जो सबसे बड़ा वर्ग है अभी भी वो प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस का ही है। लेकिन आपने भी देखा होगा, चाहे वो प्रकृति असेसमेंट टूल हो या स्वास्थ्य असेसमेंट टूल हो जो CCRS ने इतनी मेहनत करके बनाए हैं, उनकी अप्रोच जो है प्राय प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस तक नहीं जाती है। तो मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि इसमें टेक्नोलॉजी का जो इंटीग्रेशन करके हम किसी तरीके से इसको, चूँकि बहुत पोटेंट आपका क्वेश्चनर है और बहुत छोटा है, और जो आपने उसके इवैल्यूएशन के बाद के जो रिजल्ट दिए हैं वो निश्चित रूप से बहुत एक ट्रेंड सेटर्स के रूप में ये चीज़ आगे जा सकती है। क्योंकि सबसे पहले रोगी का अगर हम अग्नि का आंकलन कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चिकित्सा के लिए भी और डायग्नोसिस के लिए भी आसान हो जाती हैं। तो मैं बहुत अधिक समय ना लेते हुए आप सब लोगों को, आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप इसी गति से, इसी डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे तो ये 1000वां भी एपिसोड होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पुनः भरत जी को बहुत 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 शुभकामनाएं कि इस कार्यक्रम के लिए आपने इतना समय अपना लगाया। बस इसको थोड़ा सा सैंपल साइज बड़ा करेंगे, इतना बड़ा करिए, इतने बड़े संस्थान के साथ आप हैं या उन 5 संस्थानों में जहाँ से फीडबैक मिला है, और इवन हमारे पास तो वाइस चांसलर साहब भी मौजूद हैं। तो सैंपल साइज बड़ा होते ही हमारे पास जो आजकल लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टूल आया है और आयुर्वेद में उसका इंटीग्रेशन अब काफ़ी लोग करने लग गए हैं, तो उसकी सहायता से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी। नमस्कार सर, आपने बहुत ही अच्छे सजेशन दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली सर सैंपल साइज हमने पहले से ये सोचा था कि इसको लगभग 1 लाख पेशेंट में इसका डाटा जब होगा तभी हम इसका उपयोग कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत हमें ये सोचा था कि पीजी रिसर्च वर्क से करें। तो ये काम हमने पीजी के स्टूडेंट को दिया था, और पीजी में क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, क्योंकि स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर के बाद इसकी ड्रग बनती है, फिर इसको थीसिस सबमिट करना होता है, तो और बाकी बजट भी पीजी का थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी है, तो पीजी का जो बजट मिल रहा है और जो टाइम कंस्ट्रिक्ट है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने सैंपल साइज 120 रखी हुई थी। लेकिन हमें ये पता है कि ये सफिशिएंट नहीं है। इस प्रिलिमिनरी डाटा का हम उपयोग करते हुए एक रियल सैंपल साइज कितने रिक्वायर्ड है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, और अकॉर्डिंगली पूरे भारत में हमारे आदरणीय कुलपति महोदय सर यहाँ पे उपस्थित है, पीके प्रजापति सर, तो सर के सहयोग से हम राजस्थान के बहुत सारे कॉलेज में और CCRS के थ्रू उनके भी सेंटर्स हैं और बड़ी बड़ी जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ इस टूल को हम वैलिडेट करेंगे, जिससे कि हमारे पास जितना डाटा ज्यादा होगा इतना हम एक्यूरेसी ज्यादा होगी। जब सर आप बता रहे थे कि इसका एक सॉफ्टवेयर, तो ऑलरेडी हम इसका बना चुके हैं,
इसके लिए हमने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है। क्योंकि यदि वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती तो बहुत अच्छा था, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये कहना था कि गूगल में जो हेल्थ रिलेटेड एप्लीकेशन होती है इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हमने शुरुआती बीच में वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है। लेकिन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, तो हम इसमें एआई को भी जोड़ना चाहते हैं, जिससे जैसे हमने अग्निबल एसेस किया तो आपको डायरेक्टली वो सजेशन भी दे दें कि आपका अग्निबल इतना है तो आपको क्या क्या खाना चाहिए, प्री डिफाइंड डाटा, वो भी हम साथ में कर ही रहे हैं। तो एक अच्छा एआई एक्सपर्ट भी हमने ढूंढा है, इसकी हेल्प से हम करेंगे और फिर इसको हम बड़े लेवल पे ले जाएंगे, तो जिससे क्या है कि लोगों को रुचि भी रहेगी। और इलेक्ट्रॉनिक डाटा जब हम कलेक्ट करेंगे तो हमारे लिए एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। देखिए पूरे भारत में कागज और पेन से डाटा कलेक्ट करेंगे तो इसको फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब हमारे पास सॉफ्टवेयर एक अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे, अभी तो प्रीलिमिनरी फेज में, टेस्टिंग फेज में सॉफ्टवेयर, हम इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, एआई को भी जोड़ रहे हैं, और जैसे तैयार होगा तो पूरे भारत में हम बहुत अच्छी सैंपल साइज के साथ इस डाटा को एक एक क्लिनिशियन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने क्वेश्चन इतने इजी रखे, हमारा एक टारगेट ये भी है, ये टूल बनने के बाद क्लिनिशियन की भी हम फीडबैक लेंगे, उनकी फीडबैक के अकॉर्डिंगली यदि इसमें और रिवीजन की आवश्यकता होगी तो और भी रिवाइज करेंगे। जब तक सब सेटिस्फाइड नहीं है तब तक इसको हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सर। एक छोटी सी क्वेरी रह गई कि आपने रात्रि के भोजन पर ही फोकस करना है। रात्रि के भोजन के लिए हमने ये लिया था, इसके पीछे हमने दो कारण रखे थे। पहला कारण आचार्य सुश्रुत ये कहते हैं कि रात्रि का भोजन का अजीर्ण है ना, तो सुबह में भोजन नहीं लेना चाहिए। दिन का भोजन का शायद अजीर्ण रह गया और रात में आपने भोजन ले लिया तो बहुत इश्यू नहीं। एक ये कारण था कि रात्रि का यदि अजीर्ण है, रात्रि में अग्नि ने अच्छे से काम नहीं किया है, क्योंकि अग्नि की सही जो परीक्षा है ना वो रात्रि के टाइम पे है। दूसरी चीज की दिन में हम एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो हमारी एक्टिविटी से भी हमारा अग्नि प्रभावित होता है, जबकि रात्रि में हम सोते हैं तो इससे जो बाकी फैक्टर से अग्नि के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो मिनिमाइज हो जाता है। तीसरा रीजन ये भी था कि हम वैसे दिन का भी उपयोग कर सकते हैं, रात का भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोई एक पैरामीटर हमें लेना था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम रात्रि को इसलिए दिया कि मल प्रवृत्ति, मूत्र प्रवृत्ति, इसको भी एसेस करने के लिए रात्रि का भोजन है, इसके बेस पे हम कर लेंगे। यदि हम दिन का भोजन लेते हैं तो फिर मल प्रवृत्ति, मूत्र प्रवृत्ति के लिए भी बीच में जो पेशेंट खाना खा रहा है तो इस भोजन से फिर अग्निबल असेसमेंट की प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है। रात्रि में एक बार भोजन ले लिया, इसके बाद मोस्टली पेशेंट सो जाता है और सुबह में ये सिम्टम्स हम देख लेते तो इन बिटवीन फूड नहीं जा रहा है। यदि दिन में हम करते हैं तो दिन में लिया, फिर दूसरे दिन उनके जो सिम्टम्स मिलने वाले थे इन बिटवीन वो पेशेंट डिनर भी ले लेगा, तो डिनर से कुछ पैरामीटर है वो इसके ऊपर इसकी इफेक्ट आएगी। तो जो अंडरलाइन पैरामीटर्स हैं हमारे वो अच्छे से एसेस नहीं हो पाते, तो हमने प्रायोरिटी यही रखी है कि हम रात्रि भोजन को करें, जिससे क्लिनिकली भी उपयोगिता है, इजी भी रहे, और जो भी हम एसेस करना चाहते हैं वो अच्छे से एसेस कर पाए। बाकी हम डिनर के अलावा लंच का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें इसको डिनर के लिए मना करना पड़ेगा, तो आप एक दिन के लिए डिनर मत करो, लंच के बाद हम करें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले उपस्थित सभी गुरुजनों को नमस्कार। और ये सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज जो अथक प्रयास कई सालों से चल रहा है, और गुरुजी हर मीटिंग में और सब लोग बताया करते थे कि ये सतत कार्यक्रम जो विशेष रूप से चल रहा है, एक परमानेंट प्रोजेक्ट जैसा काम विश्व परिषद का एक चल रहा है, इसकी 450वां पुष्प आज अर्पित हुआ। उसमें डॉक्टर भरत जी का जो प्रेजेंटेशन रहा बहुत ही, मुझे लगा हम सब शिक्षकों को भी और छात्रों को ये बहुत उपयोगी होगा, उनके आगे मैनेजमेंट के लिए भी और रिसर्च के लिए भी। तो डॉक्टर धीमान सर को और मैडम का, विशेषकर केतल मैडम को, आप लोगों के सतत प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाइयां और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये चौधरी सर ने कहा कि ये 1000वां एपिसोड ही पूरा होगा, और मुझे लगता है कि ये विशेष रहता है कि जो है ये सब लेक्चर्स हो रहे हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहे होंगे, कि खास करके एक चीज जो प्रेजेंटेशन हो रहे हैं उनकी बनती रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्हीं अल्प शब्दों के साथ आप सबको पुनः बधाइयां, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
प्रोफेसर महेश जी व्यास सर को आमंत्रित करना चाहूंगी आशीर्वचन के लिए। आदरणीय महेश जी व्यास सर। नमस्कार, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो बहन डॉक्टर हेतल जी को हार्दिक बधाई, क्योंकि 450 वाला जो एपिसोड था, मैंने इतना बड़ा भागीरथ प्रयास जो आपने किया है, निश्चित रूप से विश्व आयुर्वेद परिषद के हर एक व्यक्ति को, जो हमारी जो संभाषाएं चल रही है, उस संभाषा के हर एक कोऑर्डिनेटर, आयोजक, सबको आपके इस कार्यक्रम से बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और बड़े उत्साह के साथ में वो सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे। तो मैं आपको, आपकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। और जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मार्गदर्शक प्रोफेसर योगेश मिश्र जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला, और सबसे मेन बात, आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय कुलपति राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रोफेसर प्रजापति सर का उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वैद्य सुरेंद्र चौधरी जी, जो राष्ट्रीय सचिव विश्व आयुर्वेद परिषद के, और पूर्व कुलपति श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र प्रोफेसर बलदेव धीमान जी, और आपकी जो पूरी टीम जो यहाँ पर जुड़ी हुई है, इन सब की उपस्थिति में आज का जो 450वां आज का कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम जैसा कि अभी आदरणीय सुरेंद्र जी ने और प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी ने, जो हमारी सब संभाषाओं के मुख्य, कहना चाहिए कि केंद्र बिंदु हैं, उन्होंने अभी जो कहा कि ये 1000 एपिसोड पूरा करेगा, मैं तो कहूंगा कि ये निरंतर चलता रहेगा। और ये कार्यक्रम बिल्कुल जिस प्रकार से आप इस कार्यक्रम को साप्ताहिक रूप में चला रहे हैं, हमने संभाषा परिषद मंथ में करते हैं, उसमें भी कई बार ये हो जाता है कि इस वाले की डेट चेंज कर देते हैं, लेकिन अभी प्रोफेसर शुक्ला जी ने फिक्स कर रखा कि नहीं, करना उसी दिन है। इसलिए टीम में हमने 4-4, 5-5 लोगों को ज्यादा जोड़ रखा है ताकि उस कार्यक्रम को उसी दिन हो। लेकिन आपने निरंतर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है और पूरी टीम बधाई की पात्र है। और आपको आगे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और अभी तक जो कार्यक्रम आपने पूर्ण किए हैं उसके लिए हार्दिक बधाई। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं कहना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम है ना, बहुत सारे स्पीकरों के समर्पित भाव से ज्ञान यज्ञ में आहुति के कारण चल रहा है ना। वो मैं तो पंचमहाभूत हूँ, जिसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, कि एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मगर अगर मुझे स्पीकर साथ नहीं देते तो मैं कई बार सोचती हूँ कि ये हो ही नहीं पाता। क्योंकि आज मैं देख रही थी डॉक्टर प्रदीप मदनाइक सर है, स्पीकर के माध्यम से वो स्पीकर मिले थे, और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तित्व है उनका। और ऐसे प्रदीप जी जैसे बहुत सारे और भी स्पीकर, वो कहते हैं मैडम बता देना, बताइए वो ज्ञान यज्ञ में आहुति देने के लिए कितने आतुर है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों के समर्पण भाव से ही चल रहा है। जैसे मैं बताना चाहूंगी कि जैसे यहाँ डॉक्टर विपिन अरोड़ा है, तो एक बार मैंने उसको फोन किया, बेटा इमरजेंसी है, मौलिक सिद्धांत से आप यहाँ से पीजी पीएचडी है, तो उसने कहा मैडम मैं उस दिन बिजी हूँ, मगर चिंता मत करो, मैं नाम देता हूँ। और आप देखिए कि जिस व्यक्ति का उन्होंने नाम दिया वो पंचकर्म से थे, अभी मैं थोड़ा नाम भूल रही हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, उन्होंने भी उस दिन उनका काम आ गया। तो चालू चलती हुई बस में नहीं, सॉरी, कार में उन्होंने लेक्चर लिया है। उन्होंने कहा पीपीटी तो अरेंज नहीं हो पाएगी, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप क्लिनिकल नॉलेज दीजिए। तो आप देखिए कि भी व्यक्ति की कहते नहीं 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 नहीं, अब इतना जल्दी नेक्स्ट स्पीकर कौन मिलेगा, तो उन्होंने तुरंत ही चलती हुई कार से ही अपना लेक्चर पूरा 1 घंटे का डिलीवर किया। तो मैं तो कुछ हुई नहीं इसमें, है ना। जैसे डॉक्टर विष्णु जी शिलोंग से जुड़े हुए अपने विश्व आयुर्वेद परिषद के कार्यकर्ता है, वहाँ हमने एक साथ में सेवा भारती में गए, और बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है। एक बात मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी कि मैं जो फेसबुक पे लिखती हूँ कि भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद बने, विष्णु जी ने मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को लेटर तक डाल रखा है, और वहां से रिसीव्ड भी है उनके पास कि ये बननी चाहिए। तो उन्होंने मुझे दिखाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं तो लिखती लिखती हूँ, मगर वहां तक भी हमारे एक कार्यकर्ता ने डंका बजाया हुआ है कि यही होनी चाहिए आयुर्वेद। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम दोनों के विचार कितने ऐसे हैं कि मैं वैसे ही बोलती हूँ, मगर इन्होंने वहां तक भी बात पहुंचाई हुई है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर विष्णु चौधरी जी आपसे निवेदन करूंगी कि आप 2 शब्द कहे।
ओवर टू यू डॉक्टर साहब। सबको नमस्ते। स्पेशली हेतल मैडम, आपका ये जो शुरुआत किया, कम से कम इस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं और बहुत लोग जुड़ चुके हैं। और आयुर्वेद का प्रचार के लिए आज जो विषय आप बार बार एक एक विषय लेके हमारा बीच में स्टूडेंट के बीच में हम लोग भी जैसे विद्यार्थी है और हमारा स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर्स नया नया टॉपिक आप लेके आते हैं। हम लोग भी बहुत दूसरा प्रदेश में कैसे आयुर्वेदा ट्रीटमेंट चल रहा है, कभी कभी हम लोग भी उसमें कुछ आइडियाज मिल जाते हैं, उसको फिर हम यहाँ शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस ऐसा संगोष्ठी को जुड़ते रहते हुए। आज इस प्रोग्राम में जुड़े महेश बैस सर, प्रजापति सर, जोगेश मिश्रा सर और सुरेंद्र चौधरी सर, सबको हम हमारा तरफ से प्रणाम। और मेरे मित्र भरत जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम हुआ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विष्णु जी। और आप भी हमारे इमरजेंसी स्पीकर हैं और आपके माध्यम से हमें बहुत सारे आपके क्लासमेट, सीनियर, जूनियर बहुतों से आपने मिलवाया। उन सभी का भी धन्यवाद और आपका विशेष धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए भी। कार्यक्रम के अंत में मैं कहना चाहूंगी कि किसी और है ना, यहाँ अभी उपस्थित लोगों में से किसी को अपना वक्तव्य रखना हो, कोई विचार रखना हो, कुछ सजेशन देना हो तो आप रख सकते हैं। और अभी तक आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, इतनी अच्छी विचार गोष्ठी को आप सुन रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप सभी आयुर्वेद के लिए चिंतनशील है, चिंतित भी है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाम आना चाहिए। जी डॉक्टर गीता, आपने हैंड रेस किया है, आप पूछ सकते हैं या बता भी सकते हैं, जैसे भी। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो थैंक यू मैम आप सभी का, क्योंकि आप हमें इतना जो ज्ञान दे रहे हैं ये रेगुलर बेसिस पे, तो ये हमें बहुत आगे बढ़ाने में हमको मदद कर रहा है। और मैं तो मैम जो है आप लोगों की वजह से ही आज अपने आयुर्वेदा में काम कर पा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर बलदेव धीमान ने जो हमारे आयुष डिपार्टमेंट को कोर्सेज कराए थे, पंचकर्मा की जो ट्रेनिंग्स कराई थी ना मैम, तो वो मैंने स्पेशल परमिशन लेकर अटेंड की थी, बिकॉज मैं आरबीएसके में पोस्टेड हूँ। तो वहां पर सारा का सारा मॉडर्न मेडिसिन का हम कर रहे थे रेगुलरली। और जब से मैंने बीएमएस करी थी, स्टार्टिंग में मैंने अपना प्रैक्टिस किया 2-1 साल के लिए क्लिनिकल लेवल पर, आयुर्वेद का भी और एलोपैथी का, वो मिक्स प्रैक्टिस थी। पर डॉक्टर बलदेव धीमान ने जो हमें ट्रेनिंग्स कराई, उसमें इतना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हुआ और इतना ऐसा लगा जैसे घर वापसी हमारी हो रही है आयुर्वेद के साथ जो है। तो उसके बाद से ही मैंने डिसीजन लिया था कि मैं अपना आयुर्वेद में ही करूंगी प्रैक्टिस, चाहे जो है आगे चल के मैं छोड़ दूंगी जो जॉब है मेरी। और मैंने डॉक्टर बलदेव धीमान के इतना मतलब उन्होंने मोटिवेट किया उस चीज के लिए, तो मैंने शुरू किया। और आज परमात्मा की कृपा से, भगवान धन्वंतरी की कृपा से और डॉक्टर बलदेव धीमान की वजह से मेरा जो आयुर्वेद का प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छा भी है और उसमें मजा भी बहुत आ रहा है मैम। क्योंकि जब अंशांश कल्पना हमको समझ में आनी शुरू हो जाती है ना, ये सब लेक्चर्स, और हम बाद में जो भी ऑनलाइन हम अटेंड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें वो बाद में समझ में आना शुरू हुआ। जो पढ़ा था हमने उस समय में, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमें सुन के, देख के प्रैक्टिकली वो समझ में आ रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है मैम। और आयुर्वेद दे भी बहुत कुछ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हमें कुछ मिल नहीं रहा, या कहीं ना कहीं आज जो हम पहले समय में समझते थे कि हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो पता नहीं कैसी प्रैक्टिस चलेगी, क्या रहेगा, तो वो चीज बिल्कुल नहीं है किसी तरह से भी। और जो पेशेंट्स हैं उनमें भी जो आज के पिछले कुछ समय में सिनेरियो था कि पंचकर्मा है आयुर्वेद का तो केवल मसाजेस के लिए या कुछ भी है, तो मिथ हम तोड़ते जा रहे हैं मैम। ये सब आप लोगों की वजह से ही है और आप लोगों के प्रयासों की वजह से, जो इतने तन मन धन से आयुर्वेद के लिए काम कर रहे हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। क्योंकि मेरे पास मैम एक पेशेंट अभी जो है वो रीनल फेलियर का था मैम, जो चंडीगढ़ में पारस हॉस्पिटल में एडमिट था, डायलिसिस होने वाला था, उसने डायलिसिस नहीं कराया, डायबिटिक पेशेंट था, और वो हमारे पास आया तो उसका 11 क्रेटिनिन था उस समय, और विद इन 1 मंथ जो है वो क्रेटिनिन लेवल 3.8 आ गया।
तो ये सब आप लोगों के सिखाने और आप लोगों के रेगुलर प्रयास की वजह से है कि हम ये कर पाए। क्योंकि जब मैं बीच के 15 सालों में एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी। तो थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच बहुत जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं जी भी एक बात इसी के उसमें रखना चाहूंगी कि जब इस श्रृंखला को 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे 5 साल पूरे हो रहे थे ना, तो पता है बहुत ज्यादा कई बार ऐसे लगता था मुझे कि किसी ने मुझे एक डिब्बे में बंद कर दिया और जी जी। उसमें ऑक्सीजन नहीं आ रही है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल मैम, सही। मुझे ऐसे लगता था पता है कि भी कुछ फलीभूत नहीं हो रहा है, फलीभूत नहीं जी हो रहा है। तो फिर मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की और मेरी ईरान की एक स्टूडेंट है फातिमा और दूसरे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स, और पता है उन्होंने मीन्स मैंने लिटरली मेरी आंख में आंसू से आ गए थे। मैंने कहा बेटा पता है इतनी मेहनत के बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ परिदृश्य बदलेगा, है ना। जी जी। हालांकि मैं खपने के लिए तैयार हूँ कि मेरे बाद भी चाहे कुछ हो जाए। नहीं नहीं मैम, कुछ आप हो लोग रहा जो नहीं है कर ना। रहे हो, नहीं नहीं हो रहा है मैम, ऐसा नहीं है। शायद हम उस तरह से अपनी बातों को बता नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल आयुर्वेद को छोड़ दिया था बीच के 15 सालों में, तो वो अब ऐसा कर पा रहे हैं। तो ये सब आप लोगों की बदौलत ही है मैम, नहीं तो हम ऐसा नहीं कर पाते। नहीं बहुत अच्छा लगा कि जी कुछ जी। उग रहा है। हाँ मैम, बहुत बहुत, क्योंकि बहुत सारे जो और पेशेंट्स हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, सर्वाइकल है और बैक पेन वाले पेशेंट्स हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सब हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं, ट्रीट हो रहे हैं। तो ये सब आप लोगों के ज्ञान की वजह से ही है मैम, जो हमने उस समय में लिया पर उसको प्रैक्टिकली हमने नहीं उसको किया जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट। तो अब हम इम्प्लीमेंट उसको कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं खुद से भी और जो पेशेंट्स हैं वो भी। जी मैम, बहुत थैंक बहुत यू मैम, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आज ऐसा लग जी रहा है कि जैसे बांस का पेड़ है ना 6 साल तक उगता नहीं है, वो जमीन में ही रहता है और उसके बाद बांस बहुत ऊंचाई पकड़ता है। तो ये श्रृंखला बहुत अच्छे सत्भाव से स्टार्ट की गई है कि वो बांस के पेड़ की तरह 6 साल तक तो ऐसे ही रहा कि कुछ लग नहीं रहा। मगर मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे लोग स्वस्थ हो जाए और बहुत सारे चिकित्सक नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर ऐसी स्थिति में आ जाए, तो मुझे लगता है कि ऐसी तो मैं 1000 जिंदगी खपा सकती हूँ कि नहीं। अच्छा टाइम आना चाहिए आयुर्वेद का। बहुत ही अच्छा मैम लग रहा बिल्कुल है। आएगा, बिल्कुल आप लोगों के प्रयासों ने अब ऐसा कर दिया। क्योंकि केवल अकेली मैं नहीं, उस समय में जितने लोगों ने ट्रेनिंग्स और भी की थी, तो वो सब लोग अभी हरियाणा में यहाँ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो सब लोग अपने CHC PHC लेवल पर वहां पर आयुर्वेद की थेरेपीज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये आप ही लोगों के प्रयास की वजह से मैम। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक डॉक्टर यू मैम। दीप्ति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं बेटा? डॉक्टर दीप्ति शर्मा जी। हाँ जी बेटा बताइए। नमस्ते मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी बेटा आवाज आ रही है। नमस्ते बेटा, हाँ जी बताइए। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय गुरुवर को मेरा नमस्कार। मैम, यहाँ आज तक की जितने भी वेब में मैंने लेक्चर सुने हैं, आपके ये अथक प्रयास और आपकी श्रद्धा है कि यहाँ से जो मिलता है वो हमारे मतलब पीजी के बाद ऐसा लगता है कि गागर में सागर मिल गया। मतलब इस मंच की गर्माई ऐसी है कि यहाँ पे जो भी अपना प्रेजेंटेशन देता है वो हम सारी चीजों को पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमने 3 साल में नहीं पढ़ा, वो हम आधे से 1 घंटे में सीख लिया। मैम, मेरा कुछ क्वेश्चंस हैं सर से कि मैंने ये लेक्चर थोड़ा सा लेट अटेंड किया कि इसमें जो है डिस्लिपिड मतलब जैसे टीजी को लिया है मेनली अग्निवल से या कोलेस्ट्रॉल को कंपैरिजन किया है, तो उसमें हार्ट पेशेंट जो है मतलब एक्सक्लूड किए हैं कार्डियक डिसीज के और रेस्पिरेटरी डिसीज के। तो जो असेसमेंट में हमने ईसीजी और एक्सरे को नहीं रखा है, तो इस प्रकार से ये मतलब ठीक रहेगा या मतलब ये इंक्लूड करना चाहिए था? यस, एक्चुअली जो हमने पेशेंट एक्सक्लूड किए हैं वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के लिए हमारा क्लिनिकल ट्रायल था, इसके लिए है। जो कंटेंट वैलिडिटी के बाद हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी की है जिससे हम रिलायबिलिटी को एसेस कर रहे थे, इसमें अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स को लिया हुआ। तो जो अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स है उनकी लिपिड प्रोफाइल और फास्टिंग ब्लड शुगर लिया था, और इसके साथ हमने जो टेट्राग्निबल स्कोर है इसकी स्टडी की थी, इसका कोरिलेशन क्या है वो देखा था।
जबकि क्लिनिकल ट्रायल में सिर्फ मंदाग्नि के केसेस थे और वो विद इन 6 मंथ के आसपास का ड्यूरेशन जैसे जिसका रहा हुआ हो ऐसे लोगों को लिए थे। जैसे सब पेशेंट में हम सब इन्वेस्टिगेशन करवाए तो बजट का बड़ा इश्यू आता है, तो जो हाँ पेशेंट सर। सस्पेक्टेड होते हैं, जैसे किसी में हाँ। सस्पेक्टेड था तो उसमें हमने करवाया था, बाकी सब में जरूरत नहीं है। रूटीन ओपीडी में ठीक है जो आ रहे हैं जिसको अग्नि रिलेटेड इश्यूज है उनको हमने महंगे लिए थे। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और मेरा है, जैसे ये अग्निवल असेसमेंट ये टूल बन रहा है, तो ये हमारे पूरे मतलब पूरे आयुर्वेद जगत के लिए है। तो इस टूल का जैसे अभी ये स्टडी हमने राजस्थान में की, मतलब जयपुर में या राजस्थान में, इसको जब हम मल्टी सेंटर करेंगे, जैसे जगह हर जगह का वातावरण का इफेक्ट अलग होता है और लोगों के जॉब सर्कल के हिसाब से, जैसे जो सेंडेटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो एक कृषक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उसका इस स्किल्स में क्वेश्चनरीज में कुछ चेंजेस होंगे या क्या अपडेट हो सकते हैं सर? एक्चुअली इसमें चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये सब जो पैरामीटर्स है, जैसे हर एक एरिया में व्यक्ति का वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होगा, उनका खान पान अलग होगा, तो इन सब का प्रभाव अग्नि के ऊपर पड़ेगा। लेकिन हम ये टूल है, इसका उपयोग करके इसका अग्निबल देख रहे हैं, तो हम इससे ये उल्टा बता सकते हैं कि स्पेसिफिक एरिया में अग्निबल यदि विशेष है कोई अलग एरिया से, तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि अग्नि के ऊपर वो फैक्टर कितना प्रभावित कर रहा है। मतलब सर इन फ्यूचर इसको वैलिडेट करने से पहले इसकी मल्टी सेंटर स्टडी होना बहुत जरूरी है, मतलब सर ना, बिल्कुल बिल्कुल इसको हम करेंगे क्योंकि हमारा प्रथम प्रयास है, इसलिए हमने इसको एक छोटे लेवल पे सिंगल सेंटर पे किया है। इसके बाद हम इसको और, जैसे अभी सुरेंद्र सर ने भी बात की थी कि इसको बहुत बड़ी सैंपल साइज पे किया जाए, लेकिन इसके लिए एक बजट की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरा एक टीम की आवश्यकता होती है। तो चलो टीम तो इस मंच से हमें मिल जाएगी और सभी के सहयोग से काम हो जाएगा और बजट के लिए भी हम कोशिश करेंगे, तो दोनों चीजें मिल जाती है तो हम इसको बड़े सेंटर पे, बड़े लेवल पे ले जाएंगे और पूरे इंडिया में बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट पे मल्टी सेंटर पे इसको ट्रायल करवा के अच्छी तरह से वैलिडेट करेंगे, क्योंकि तब इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। दिस इज द इनिशियल एफर्ट्स। थैंक यू सो मच सर। सर हमें तो ये समझने के लिए बुद्धि और आपका ही ज्ञान दिया हुआ है, जो आज हम इस चीजों को अपने उस दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार मैं सोचती हूँ कि भाई स्पीकर और अटेंडेंट या पार्टिसिपेंट्स ही मेन आत्मा है इस कार्यक्रम की, क्योंकि पंचमहाभूत को इकट्ठा करना मेरे जैसे पता है बहुत मिल जाएंगे, मगर अगर पार्टिसिपेंट ही ना हो और स्पीकर ही समर्पित भाव से ज्ञान यज्ञ में आहुति ना दे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये चलेगा ज्यादा, और वो भी नियमित रूप से। तो मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और डॉक्टर बलदेव सर, आप 2 शब्द कहेंगे? डॉक्टर बलदेव सर। हेलो, शायद अनम्यूट में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो सबसे अंत में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व कल्याण की भावना के साथ आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें परम आदरणीय योगेश जी मिश्रा जी भाई साहब, आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, और आज के स्पीकर वाइस चांसलर सर प्रजापति जी, डॉक्टर महेश व्यास जी, प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, विष्णु चौधरी जी, डॉक्टर CR व्यास, और जितने भी हमारे यहाँ के पार्टिसिपेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी उसमें जुड़े रहते हैं, किसी का नाम रह जाए तो माफ करिएगा। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे और हमारा उत्साहवर्धन किया, और स्पेशल धन्यवाद आज के स्पीकर जी का, डॉक्टर भरत पठार जी का। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। सभी को नमस्कार।